हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न फन पर। और आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे, भैया द लिविंग वर्ल्ड करवा दो, द लिविंग वर्ल्ड करवा दो। बट देखिए, हर एक चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है और सेल वाला चैप्टर आप लोगों को पहले करवाना जरूरी था। अब हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटे के अंदर, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे के अंदर फिनिश हो जाएगा। ध्यान से देखना है, मेरी हर एक बातों को अच्छे तरीके से सुनना है। कुछ बच्चे, मतलब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था तो कह रहे थे कि भैया आप लेक्चर काफ़ी देर से लेकर के आ रहे हैं, तो मैं उस पर थोड़ा सा अब काम करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को लेक्चर थोड़े जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ऐसी, मतलब मेरा मन था, मेरे को एक ये ऐसी कोट दिखाई दिया था, तो मैंने सोचा कि आज इसको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो यहाँ पे लिखा है, इट्स अ बैड डे नॉट अ बैड लाइफ। ओके, सो दिन खराब होते हैं, लाइफ खराब नहीं हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को देखें, बच्चे इस वीडियो को देखें, कुछ बुरा हुआ होगा या कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा होगा कुछ, सो इट्स ओके, ठीक है, दिन की बात है। 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, चलो मान लेते हैं महीना चल जाएगा, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं चलेगा। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। तो बहुत सारे बच्चों को आजकल की एज में थोड़ा ये रहता है कि यार वो हमें छोड़ के चला गया, ये हो गया, वो हो गया। छोटी छोटी बातें हैं ये, अभी शायद रियलाइज नहीं हो रही है, लेकिन विद टाइम रियलाइजेशन हो जाएगा। सो जस्ट क्या कहते हैं, वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने पे ध्यान देना है अभी, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है ना। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, दैट डजेंट मैटर। अल्टीमेटली लाइफ में शायद हम खुद ही का ध्यान रखते हैं, ठीक है, और कोई भी बाद में पूछ नहीं आता कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, अर्न फॉर योर सेल्फ एंड डू हार्ड वर्क फॉर योर सेल्फ, ठीक है, एंड बिलीव इन योर सेल्फ। बस यही करना है, बाकी किसी चीज की टेंशन लेनी नहीं है। और अब ज्ञान मैंने बहुत ज्यादा दे दिया है, तो अब पढ़ाई पे आते हैं। चलो जी। सो यहां पे पहला सवाल जो हमारा बनता है कि भाई लिविंग क्या है, कोई भी चीज जो लिविंग है वो क्या है। सो एक बेसिक सा फंडा आप लोग जो बोलेंगे कि भैया अगर कोई सांस ले रहा है तो उसको हम लिविंग बोल सकते हैं, कोई अगर मूव कर रहा है तो उसको हम लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है, या कोई ग्रो कर रहा है तो उसको हम लिविंग कह सकते हैं। बट क्या ग्रोथ सही में एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्योंकि एक सिंपल सी बात मैं बोलता हूं, आप छोटे से बच्चे, इतने से बच्चे थे, ठीक है, अपने डायपर में क्या कहते हैं, पॉटी सुसु करते थे। अब बहुत बड़े हो गए हो, 11th क्लास में आ गए हो, सेंसिबल हो चुके हो, है ना। पहले छोटे से थे, मम्मी की गोद में खेलते थे, अब बड़े हो गए हो सकता है बाबू की गोद में खेलते हो, ठीक है। तो अब बड़े हो गए हो, बेसिकली कहने का मतलब ये है। हाँ, और आपकी ग्रोथ हुई, एक क्राइटेरिया है जो आपको जस्टिफाई कर रहा है कि आप लिविंग है। एक छोटा सा पहाड़ था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्नोफॉल हुआ, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होते होते वो पहाड़ बहुत ऊंचा हो गया। तो क्या उस पहाड़ की भी ग्रोथ नहीं हुई? आप कहेंगे भैया हुई ग्रोथ। तो क्या वो पहाड़ भी क्या कहते हैं एक ग्रोथ का क्राइटेरिया शो कर रहा है? जी हाँ कर रहा है। बट क्या वो लिविंग है? नहीं भैया, वो तो लिविंग नहीं है। तो क्या सही में ग्रोथ एक पॉसिबल क्राइटेरिया हो सकता है ये जज करने के लिए कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है? अब थोड़ा सा डाउटफुल होंगे। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को बच्चे बहुत बोरिंग समझते हैं या थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें, बट इंटरेस्टिंगली क्या कहते हैं हम इसको डिस्कवर कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे समझते हैं चीजें क्या क्या बोली गई हैं। लाइफ क्या है, ठीक है, लाइफ या व्हाट इज लिविंग? लाइफ जो होती है इट इज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारी जो जिंदगी है वो एक यूनिक है, मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए खुद को, एंड शो करती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस व्हिच लीड्स टू ग्रोथ। सो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी क्या कहते हैं केमिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है जिस वजह से ग्रोथ होता है। जैसे कि सेल डिवीजन जो है वो कैसे हो रहा है, सेल की पहले साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। दीज ऑल आर पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक स्टेप्स। अल्टीमेटली एक सेल डिवाइड करता है, एक सेल से 2 बनते हैं, 2 से 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, फिर ऐसे करके बहुत ज्यादा सेल्स बन जाते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ हमारी बॉडी का भी ग्रोथ हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में होती है रिएक्शंस एंड इट लीड्स टू ग्रोथ, ठीक है, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन ओके। अब इन सारे क्राइटेरिया जो हम लोगों ने बोला है कि भाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, लीड्स टू, मतलब उसके अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सारे क्राइटेरिया कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं।
अब सवाल ये होता है कि इनमें से जो मेन जस्टिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो कौन सा है। अभी मैंने आप लोगों को ग्रोथ का एग्जांपल दिया था। ग्रोथ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकती है तो एक नॉन लिविंग के भी अंदर हो सकती है। ओके, मैंने आपको ह्यूमन का एग्जांपल दिया, मैंने आपको माउंटेन का एग्जांपल दिया, दोनों ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो ग्रोथ तो एक डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सो व्हाट वुड बी द डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहां पे लिखा हुआ है दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब कि अपने खुद से कॉपी बना सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है, एंड इंटरैक्टिव सिस्टम्स केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बेसिकली सेल्फ रेगुलेटिंग है, मतलब खुद को अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकते हैं, एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि आसपास जो सराउंडिंग में हो रहा होगा उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। कोई आपको प्यार से बोलेगा कि कॉफी पे चलना है तो आप प्यार से बोलेंगे कि हाँ ठीक है हम चल देंगे। कोई गुस्से से आपने किसी से पूछ लिया, ठीक है, कि कैन वी गो ऑन, क्या कहते हैं, कॉफी, या ऐसे करके आपने पूछ लिया, आपके अपनी खास दोस्त है, उसको गुस्सा आ गया तो आप उस तरीके से बिहेव करोगे। आपने किसी गर्म चीज पे हाथ रख लिया तो हाथ हटा लोगे। तो आपके पास एक कह सकते हैं प्रॉपर्टी है टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पेड़ के नीचे आग लगाओगे तो पेड़ दूर नहीं भाग सकता या उसकी पत्तियां पीछे नहीं हटती हैं, पेड़ जल जाता है। तो क्या वो लिविंग नहीं है? अब ये भी दिक्कत वाली बात है। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट होगा, बट धीरे धीरे करके प्रॉपर्टीज क्रिएट होंगी, ठीक है। कुछ कुछ पेड़ जो होते हैं हमारे, अब जैसे पेड़ माना कि हीट को देखो, अलग अलग तरीके के स्टिमुलाई होते हैं, जरूरी नहीं है कि पेड़ हर किसी चीज को लेकर के स्टिमुलस दे। अब एग्जाम्पल के तौर पे ठीक है, पेड़ जो है हम कह रहे हैं कि फायर को स्टिमुलस नहीं दे रहा है, या जब आप आग जलाते हो तो पेड़ जो है इसकी पत्तियां इधर उधर नहीं होती हैं। बट अगर आप लाइट की बात करें तो पेड़ हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करता है। हम लोगों ने क्लास 10th का जो चैप्टर था दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वहां पे पढ़ा है, ठीक है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, वहां पे सारी चीजें पढ़ी हैं और इस साल भी हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बट पेड़ भी या ट्री भी अपने अपने क्या कहते हैं स्टिमुलस शो करते हैं, तो वो लिविंग में आते हैं। अच्छा, यहां पे देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है तो इट विल ग्रो, वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसके अंदर सेलुलर एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी या सेलुलर कंपोनेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, रिप्रोड्यूस करेगा, हेरिडिटी यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपने कैरेक्टर्स भेजेगा, मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा यानी कि उसकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, एंड होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मींस कि उसकी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट प्रोसेस हो रहा होगा, कांस्टेंट चीजें मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो ये सारे के सारे प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। नाउ अब जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, अब मैं यहां पे बताऊंगा कि कौन कौन से क्राइटेरिया जो हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक वेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन कौन से नहीं है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नहीं है। तो अब कैसे नहीं है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसी तरीके से यहां पे रिप्रोडक्शन क्या एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे मेटाबॉलिज्म है, तो ये सारे हम लोगों को क्राइटेरिया पता होने चाहिए। सो इसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द क्या कहते हैं ग्रोथ। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैंने कहा था आप लोगों से कि ये ग्रो करते हैं। आप छोटे से थे, माउंटेन भी छोटा सा था, वही वाला एग्जांपल जो मैंने पहले दिया था। अच्छा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, कहीं ना कहीं ये शो करता है कि भाई आपकी ग्रोथ हो रही है। किसमें? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, यहां पे दो चीजें बोली गई हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अगर हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो क्या हमारा मास बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। हर एक सेल का अपना अपना कहते हैं कुछ स्पेसिफिक वेट होगा। तो अब मैं जब छोटा तो मेरी बॉडी के अंदर सेल कम थे, है ना, और मास कम था मेरी बॉडी का। जब मैं बड़ा हुआ तो अब मेरी बॉडी के अंदर सेल्स बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली मेरा बॉडी का मास भी बढ़ गया। ओके, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ कहीं ना कहीं ग्रोथ। ओके, इन प्लांट्स द ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ साइकिल होती रहती है। आप लोगों ने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था टिश्यूज, तो टिश्यूज में हम दो तरीके की चीजें पढ़ते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में मैं ज्ञान अपना जो भी मेरे अंदर है वह मतलब बाहर आपको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, ठीक है। सो दो तरीके के टिश्यूज पढ़ते हैं हम, एक पढ़ते हैं मेरिस्टेमैटिक टिश्यू और एक हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमैटिक टिश्यू, और एक हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। सो एज वी नो, जो मेरिस्टेमैटिक टिश्यू होता है हमारा, ये स्पेसिफिक जगहों पे लोकेटेड होता है, जैसे कि रूट के टॉप पे या स्टेम के टॉप पे, रूट के टॉप पे, ठीक है। तो आप लोगों को अब याद आएगा, आप लोगों ने पढ़ा था एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, या आप कह सकते हो शूट एपिकल मेरिस्टेम, फिर आप लोगों ने पढ़ा था रूट एपिकल मेरिस्टेम। सो ये सारे मेरिस्टेम्स पढ़े थे आप लोगों ने,
है ना। एंड इन सारे मेरिस्टेम्स की वजह से या इन सारे टिश्यूज की वजह से प्लांट के अंदर ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है प्लांट के अंदर जिसके पास लाइफ टाइम डिवाइड करने की पावर होती है। तो ये हमेशा डिवाइड करता रहता है, हमेशा डिवाइड करता रहता है और प्लांट की हमेशा ग्रोथ होती रहती है। सो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है इट इज बेसिकली कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, मतलब वो होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। तो ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं इनडेफिनेट ग्रोथ, यानी कि उसका कोई लिमिट नहीं है। सो दिस ग्रोथ इज कॉल्ड इनडेफिनेट ग्रोथ। नाउ हो सकता है कि आप लोगों से नीट में या छोटे से क्वेश्चन बना के पूछ ले कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है। सो इट इज इनडेफिनेट। वहीं पे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर डेफिनेट ग्रोथ देखने को मिलती है। हमारी ग्रोथ जो होती है ऐसा नहीं है कि जब हम 100 साल के भी हो रहे हैं तो भी हम ग्रो ही कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर पीरियड या अडल्ट एज पास करने के बाद कहीं ना कहीं बॉडी के सेल्स का डीजनरेशन शुरू हो जाता है। एंड अल्टीमेटली क्या कहते हैं हम लोगों का जो फेज होता है दैट इज क्या कहते हैं डेथ वाला फेज या सेनेसेंस वाला फेज वो आ जाता है। ओके दूसरी बात, एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन एज तक होती है, तो यहाँ पे कैसी है डेफिनेट है। नाउ ये मेन डिफरेंस हो चुका है पहली बात तो किसके बीच में, एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ के बीच में। एनिमल ग्रोथ जो है इट इज बेसिकली डेफिनेट एंड प्लांट ग्रोथ जो है दैट इज इनडेफिनेट। ओके ग्रोथ जो होती है किस वजह से होती है, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। नाउ अब एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं और इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो ग्रो। ये सुनकर के थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे या सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो ग्रो, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल, या ये कैसे हो सकता है। सो यस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो ग्रो। मैंने आप लोगों को माउंटेन का एग्जांपल दिया था। इंक्रीज इन बॉडी मास क्या था, क्राइटेरिया था ग्रोथ का, ठीक है। माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, सैंड मोल्ड्स हो गए। मैंने बगल में इमेज लगा रखी है आपके सामने, ठीक है। जो है सैंड मोल्ड आप लोगों को दिख रहा है, रेगिस्तान वगैरह में होता है। दीज आर दी माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे सैंड मोल्ड है, अब इसके ऊपर रेत उड़ के इकट्ठी होती रहेगी तो उसकी हाइट बढ़ती रहती है। यहाँ पे माउंटेन मैंने दिखा रखा है, इसके ऊपर स्नो गिरती है तो मतलब ये बड़ा होता रहता है। एक छोटा सा माउंटेन है उसके ऊपर अगर स्नो गिरती रहेगी तो बढ़ता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे ना हम लोगों को पहले चैप्टर के अंदर देखो फर्क मैं बताता हूँ, ठीक है। और यही फायदा होता है कि जब आप एक एक्सपीरियंस और अच्छे टीचर से पढ़ रहे होते हैं तो मैं ऐसी मतलब मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ कभी कभी। अब देखो फर्क देखो कितना है। हम लोगों को पहले चैप्टर में ग्रोथ की डेफिनेशन बोली है यहाँ पे क्या, इंक्रीज इन बॉडी मास या नंबर ऑफ सेल्स। अब हम ना एक चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वैसे तो शायद मेरे सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है, नहीं शायद नहीं हुआ है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बट हुआ हो ना हुआ हम लोगों तो नीट को भी पढ़ना है तो हम लोग वो चैप्टर भी पढ़ेंगे। उस चैप्टर में बोल रखा है irreversible increase, irreversible increase in mass of cell, in mass of organism कह लो या किस mass of organism कह लो, ठीक है। उसको हम कहते हैं, या irreversible increase in mass कह लो, बस irreversible increase in mass, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। एक वर्ड मैंने बस ऐड करा दैट इज इरिवर्सिबल, उससे ग्रोथ का डेफिनेशन कितना चेंज हो गया। ये जो माउंटेन्स है माना ये ग्रो करते हैं बट इनकी जो स्नो है वो पिघलती भी है। ये जो सैंड मोल्ड आपको दिख रहा है इसके ऊपर सैंड डिपॉजिट होती है, ये ग्रो कर रहा है, लेकिन हवा से इसके ऊपर की सैंड उड़ती भी जाती होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे माउंटेन्स छोटे छोटे जो है इनके ऊपर आइस गिरती है बट थोड़ी बहुत पिघलती भी होगी, फिर ऐड होती है, फिर पिघलती है, फिर ऐड होती है, मतलब चलता रहता है वो प्रोसेस। बट वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, वो बढ़ रहा है फिर थोड़ा कम हो रहा है, बढ़ रहा है फिर थोड़ा कम हो रहा है, बढ़ रहा है फिर थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक वर्ड ऐड कर दूं कि इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, सो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हो जाता है किसका, ग्रोथ का, जो कि हमें यहां पे नहीं बोला गया है बट हम लोग क्या कहते हैं उस वाले चैप्टर के अंदर ये बात करेंगे। अभी के लिए हम अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर मानते हैं कि ग्रोथ जो है इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमें एक पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है एंड सही में मतलब हम कह सकते हैं अभी के लिए कि चलो ठीक है ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो होता है किसका, प्रजननी का, प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट। रिप्रोडक्शन सबको पता है, बहुत अच्छे से पता होगा, क्लास 10th में तुम लोगों ने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो इसका तो आइडिया होगा। ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, तो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, सिंगल
पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। हालांकि मैंने ये एक अपनी क्लास में कहा था कहीं पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आप लोगों में बहुत सिमिलरिटी है, यहाँ पे भी सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है और आप लोग तो हो ही सिंगल, तो इट इज़ वेरी सिमिलर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि मेरे को नहीं लगता कि अभी के लिए पॉसिबल है आप लोगों के लिए, तो इसको छोड़ देते हैं। बट ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। कोई बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता है, कोई बडिंग से डिवाइड करता है ना, कोई फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करता है। बाइनरी फिजन में भी, मतलब फिजन में भी कैटेगरीज आती है, बाइनरी हो गया, मल्टीपल हो गया, ओके, फ्रेगमेंटेशन तो अभी ताज़ा पढ़ के आए हो तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा मैं। बडिंग हो गया, ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के। ओके, मल्टीपल फिजन भी लिख सकते हो, रीजनरेशन भी लिख सकते हो, जो मन करे वो ऐड कर सकते हो, तो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के। नाउ रिप्रोडक्शन जो होता है इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा जो है, कहीं ना कहीं यहां पे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स है, यानी कि एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि यहां पे अगर अमीबा जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अगर ये डिवाइड करेगा तो 1 से 2 सेल बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, 1 से 2 सेल्स हो गए ग्रोथ। और साथ ही साथ अगर ये डिवाइड कर रहा है तो 1 ही सेल का है, तो 1 से 2 बन रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करें होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो 1 से नया सेल बना तो रिप्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं यहां पे हो रहा है, और 1 से 2 सेल बन रहे हैं तो नंबर की फॉर्म में देखेंगे तो ग्रोथ भी हो रही है। ओके, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इज इक्विवेलेंट टू द रिप्रोडक्शन। तो इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स जो होता है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होता है किसके, रिप्रोडक्शन के। आप कह सकते हैं इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है किसके लिए, स्पेसिफिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल, एग्जांपल वर्कर बीज हो गई और म्यूल हो गया। म्यूल जो होता है हमारा, ठीक है, वो कैसे बना होता है, वो बना होता है हॉर्स और डोंकी के क्रॉस से। हॉर्स को, ठीक है, और डोंकी को क्रॉस किया जाता है तो क्या बनता है, तो बनता है म्यूल। अब म्यूल क्या, म्यूल में दिक्कत क्या है कि म्यूल जो है ना वो स्टेराइल है। स्टेराइल यानी कि इसके पास रिप्रोडक्शन करने की पावर नहीं है, हालांकि है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यानी कि रिप्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगहों पे ये क्राइटेरिया फेल कर रहा है कि जहां पे वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ना, मतलब लिविंग बीइंग है ये, बिल्कुल है, बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो यानी कि अगर लिविंग बीइंग्स की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ, क्या कहते हैं, प्रॉपर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अगर वर्कर बी की बात करूं, जैसे हमारी बीज के अंदर ना आप लोगों को 3 कंडीशंस देखने को मिलती है, एक होती है क्वीन, एक होते हैं ड्रोन्स और एक होता है वर्कर बी। ठीक है, जो हनी बी होती है ना उसके अंदर आप लोगों को क्वीन देखने को मिलती है, ठीक है, ड्रोन्स देखने को मिलते हैं और वर्कर बीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से वर्कर बी और ड्रोन जो भी है देख लेना, मेरे को एक्जैक्टली अभी क्या कहते हैं दिमाग में हिट नहीं कर रहा, बट 3 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। सो इसमें से जो एक बनती है वर्कर बीज, वो कभी भी मतलब फीमेल ही होती है। ये वर्कर बीज असल में फीमेल ही होती है, ठीक है, और ड्रोन्स आई गेस मेल होते हैं। सो यहाँ पे जो ये क्वीन है ना, दिस इज ऑल्सो फीमेल, तो ये सिर्फ क्वीन ही क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, और क्या बनाती है, और ये क्वीन रिप्रोड्यूस करती है किसके साथ, मेल के साथ, एंड ये क्या बनाती है, मतलब फर्दर रिप्रोडक्शन करती है तो प्रोजेनिस बनाती है। और ड्रोन्स एंड क्या कहते हैं, फिर से ड्रोन्स बनाती है एंड बहुत सारी बीज बनाती है। तो उस बीज में से एक जो सबसे बड़ी बी होती है, असल में क्वीन, उसको सेलेक्ट किया जाता है जो बड़ी होती है, जो एफिशिएंटली क्या कहते हैं फूड को यूटिलाइज करती है। ठीक है, तो उनके फीचर के बेसिस पे क्वीन को सेलेक्ट किया जाता है। बट जो वर्कर बीज होती हैं अपनी लाइफ में वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, सिर्फ क्वीन ही जो है वो रिप्रोड्यूस करके और बीज बनाती हैं। ओके, सो अब यहाँ पे वर्कर बीज अपनी लाइफ को कंप्लीट तो कर रही हैं बट कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, तो बेसिकली यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन इज नॉट अ क्राइटेरिया। फिर से मैं बता रहा हूँ कि बीज के केस में हम लोगों को 3 सेक्स देखने को मिलते हैं। एक होती है क्वीन, 3 सेक्स भी नहीं कह सकते, 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, या 3 टाइप ऑफ कह सकते हैं बीज देखने को मिलती है। होता मेल एंड फीमेल ही है, क्वीन और वर्कर भी दोनों फीमेल्स हैं।
ठीक है, क्वीन एंड वर्कर बी दोनों फीमेल है, मैंने यहां पे लिखा है। ड्रोन्स जो होते हैं वो मेल होते हैं। ये जो फीमेल वर्कर बीस वाली जो फीमेल होती है कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करती है। रिप्रोडक्शन कौन करती है? सिर्फ फीमेल क्वीन करती है। फीमेल वर्कर बीस कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करती है, ठीक है। तो अब इनके लिए तो फिर रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रहा नहीं, क्योंकि हम कह रहे थे कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहां पे तो वो कर ही नहीं रहा। तो यानी कि हम शायद ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ऑल्सो, मतलब रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब मे भी कह सकते हैं ना भाई। अगर एक्सेप्शन है तो ठीक है, मतलब बोल तो सकते हैं, चाहे एक्सेप्शन के नाम पे बोल सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपके सेल के अंदर या आपकी बॉडी के सेल्स जो है उनके अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही होती हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी इज कॉल्ड, सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं आपकी बॉडी के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर आप लोगों को दो तरीके की रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। बच्चे बहुत बारी पूछते हैं कि भैया मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक रिएक्शन को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और एक रिएक्शन को हम कहते हैं क्या? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एक रिएक्शन को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म एंड द अदर रिएक्शन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। अब अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, वहां पे दिखा रखा है क्या? ठीक है, हाँ दिखा रखा है। अगर आप इस ऊपर वाले फिगर में देखेंगे तो इस रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा एनर्जी लिखा है। यहां पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे, उनको कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया गया है। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शन दिख रहा है अच्छे तरीके से। ऊपर की तरफ देखोगे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अकेले अकेले हैं, ठीक है, और नीचे की तरफ सबको जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दिया है। नीचे वाले केस में देखोगे तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक कर दिया गया है किसमें? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी में। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो हमारी बॉडी के अंदर चीजें बनती हैं, ब्रेक होती हैं, बनती हैं, ब्रेक होती हैं, सारी की सारी ऐसे रिएक्शंस होती रहती हैं। बट एक सिंपल सा मेरे को सवाल पूछना है। देखो आप लोगों की ओवर द पीरियड क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। इतने से थे आप, अब इतने बड़े हो चुके हो, तो ओवर द पीरियड आप लोगों की ग्रोथ हुई है। सो अगर मैं आप लोगों से यहां पे पूछूंगा कि हम कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ टोटल अपना जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर, एंड मैंने बोला कि केमिकल रिएक्शंस दो तरीके के, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। सो इफ माय क्वेश्चन इज दिस कि बेटा जी ये बताइए, सॉरी, एनाबॉलिज्म में और कैटाबॉलिज्म में दोनों में जो रिएक्शंस है उसमें से ज्यादा कौन सी हो रही होगी या ज्यादा कौन सी हो रही होगी? ठीक है, मैंने क्या बोला? एनाबॉलिज्म में और कैटाबॉलिज्म में ज्यादा रिएक्शंस हमारी बॉडी में किस टाइप की हो रही होंगी? एनाबॉलिक टाइप या कैटाबॉलिक टाइप? उस केस में आप लोगों का जवाब होना चाहिए एनाबॉलिक टाइप, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ है? ओवर द पीरियड ग्रोथ हुई है, और अगर किसी चीज की ग्रोथ हो रही है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर चीजें बन ज्यादा रही है, टूट कम रही है। हाँ, ब्रेकडाउन होना चीजों का इज कंपल्सरी, इट इज डेफिनेटली कंपल्सरी, क्योंकि चीजें बनेंगी, टूटेंगी, फिर नहीं बनेंगी, फिर टूटेंगी। बट ओवर द पीरियड मैं कहूंगा कि एनाबॉलिज्म ज्यादा हुआ है, ठीक है, या एक सेल के अंदर भी अब मैं कह सकता हूं कि एनाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा होती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस कम होती है जब तक हमारी ग्रोथ हो रही है। एंड हमारी ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होती है। जब उस एज के बाद हम जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फिर धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा होने लग जाती हैं, फिर एनाबॉलिक कम होने लग जाती हैं। तो हमारी बॉडी फिर के जो सेल्स होते हैं डीजनरेट करने लग जाते हैं एंड अल्टीमेटली वी डाई। बट अभी के लिए मैं कहूंगा कि ग्रोथ के टाइम पे या ग्रोथ पीरियड के दौरान बॉडी के अंदर एनाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा होती हैं कंपेयर टू कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, नाउ यहां पे देखो सम केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं आर कंस्ट्रक्टिव, यानी कि उनमें चीजें बनती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस, एंड अदर्स आर डिस्ट्रक्टिव, यानी कि उसमें चीजें ब्रेक करती हैं, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक रिएक्शंस इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, इसी को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नाउ नेक्स्ट यहां पे क्या बोला गया? एनाबॉलिज्म एक्सीड्स करता है कैटाबॉलिज्म, तभी ग्रोथ होती है। ये बात आपको लोगों को समझा दी गई है। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोगों ने यहां पे ये बोला है कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्यूलर रिएक्शंस नहीं होती हैं। आप किसी अगर पहाड़ को देखेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को सेल्यूलर रिएक्शंस देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है।
आपको अगर क्या कहते हैं कोई भी चीज़ मिलेगी उसके अंदर आप लोगों को सेलुलर रिएक्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं हमारा उसके अंदर आपको सेलुलर रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। तो इट इज अ वेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा, देखो अभी तक ना आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया आप ग्रोथ के लिए डिनाई कर रहे हो, क्योंकि ग्रोथ जो है इट इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। भैया आप रिप्रोडक्शन के लिए डिनाई कर रहे हो कि वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं मतलब पूरा 100% के हिसाब से कहना चाहूँगा तो 100% के हिसाब से जो हमारा क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ना कहीं पे भी फेल नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे जो म्यूल है हमारा वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट वहाँ पे उसके सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म वाला जो फीचर है वहाँ पे भी वर्क कर रहा है, ठीक है। पहाड़ों के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता लेकिन पहाड़ों के अंदर ग्रोथ होती है, तो वहाँ पे भी ये वाला एप्लीकेशन, ये कह सकते हो ये वाला जो फीचर है ये एप्लीकेबल है ना। तो अभी तक मेटाबॉलिज्म का अगर आप एग्जांपल देखोगे ना तो मेटाबॉलिज्म कहीं पे भी फेल नहीं होगा। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो ही रहा होगा। इस वजह से ये एक बेस्ट डिफाइनिंग फीचर है, ओके। रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन था, ग्रोथ का एक्सेप्शन था, इसका अभी तक एक्सेप्शन नहीं है हमारे पास। बाकी बढ़ते हैं आगे की तरफ। कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स गिवन बाय ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस, उसको हम क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। आपको किसी ने प्यार से ऑफर किया, मैंने बताया था पहले कि लेट्स गो ऑन अ डेट, सो यूड बी लाइक कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने दिल तोड़ दिया तो रोओगे, ठीक है। किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया तो बुरा लगेगा, या कुछ सामने से किसी को मतलब वो कर दिया, किसी कुत्ते को पत्थर मार दिया तो भगते की तरफ आपकी तरफ भगता आ रहा है, आपको भी भागना पड़ेगा। सो यस वी विल रिस्पॉन्ड टू दी क्या कहते हैं सराउंडिंग स्टिमुलाई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं, ये हम क्यों कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम और सम सेंसरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। Consciousness becomes the defining property of living beings. Now this is also important. This is also very important. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि दो हमारे ऐसे फीचर है, that is metabolism and consciousness, जो एक कह रहे हैं हम कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड वेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि ये कहीं पे भी फेल नहीं होती है। रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन दिख गया अपने को, ग्रोथ का एक्सेप्शन दिख गया, लेकिन हम लोगों को मेटाबॉलिज्म का और कॉन्शियसनेस का एक्सेप्शन नहीं दिखेगा। पहाड़ पे पत्थर मारो, पहाड़ को कुछ भी बोलो, कितनी गालियां दो, कुछ नहीं कहेगा। किसी इंसान को देख करके देखो, ठीक है, या तो मतलब ऐसा कर देगा कि गाली देने लायक नहीं छोड़ेगा, या तो मतलब पलट के गाली देगा वो भी, ठीक है। किसी को परेशान करोगे वो आपको, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, एग्जांपल के तौर पर ट्रीज है। अब ट्रीज का जो स्टिमुलस सिस्टम होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर नर्वस सिस्टम है भी नहीं। थोड़ा बहुत जो स्टिमुलस शो करते हैं वो, ठीक है, तो बेसिकली क्या कहते हैं लाइट के रिस्पॉन्स में, वाटर के रिस्पॉन्स में, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो टच के रिस्पॉन्स में भी देते हैं, जैसे कि हमारा छुई मुई प्लांट है ना, जिसको हम मिमोसा प्यूडिका कहते हैं। तो यस देयर आर सम प्लांट्स जो को मतलब जो हमारे टच को भी स्टिमुलस देते हैं, केमिकल का स्टिमुलस भी होता है प्लांट्स के अंदर। हाँ, उनके अंदर ऐसा नहीं होता कि भाई अगर आग है तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे, ये प्रॉपर्टी नहीं उनके पास। शायद होती तो वो कर जाते, और शायद ऐसी प्रॉपर्टी होती तो मेरे को तो लगता है कि आधे प्लांट्स ना अर्थ छोड़ के कहीं चले जाते, वो कहते हैं कि नहीं रहना इन लोगों के साथ हमें। बाकी यस, कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। म्यूल कॉन्शियस है, जी हाँ। माउंटेन कॉन्शियस है, नहीं। तो मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। नाउ अब ये हमारे हो गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ बेसिक क्राइटेरियाज या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है नीड फॉर क्लासिफिकेशन, हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन है क्या नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे। जो आपकी आने वाली क्लासेस होंगी उसके अंदर आप लोग क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे, बट थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन, हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, हम लोग डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं। हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर उसके अंदर हम लोग बात करेंगे आगे प्लांट किंगडम की, एनिमल किंगडम की। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्या है क्लासिफिकेशन। पहली बात तो क्लासिफिकेशन शब्द ही क्या है ना, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। इसको जरा समझाते हैं। देखो, मान लो आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को उसमें से ये पता करना, या मेरे को उसमें से चाहिए कि यार ये जो बच्चा क्रिकेट खेलता है, मतलब मेरे को उसमें से ढूंढना है कि कौन सा बच्चा ऐसा जो क्रिकेट खेलता है। अब 100 बच्चों में से मैं सबसे पूछूंगा कि हाँ भाई क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो।
ऐसे करके मेरे को हर एक 100 बच्चे के पास जाना पड़ेगा, और 100 में से कुछ हो सकता है कि देयर विल बी मतलब 5 to 10 स्टूडेंट्स जो बोलेंगे कि हाँ हमें क्रिकेट खेलना है, ठीक है, या वी आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। अच्छा, उससे अच्छा क्या करते हैं, एक चीज करते हैं, इन 100 स्टूडेंट से मतलब हम लोग एक काम करते हैं, पूछते हैं कि भाई एक काम करो, जिस बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो खड़े हो जाओ अलग से, और जिनको स्टडीज में इंटरेस्ट है वो अलग से खड़े हो जाओ। तो यहां पे मान लें कि स्पोर्ट्स वाले इधर आ गए, ठीक है, और स्टडीज वाले इधर आ गए, ठीक है, या स्टडी लिख देते हैं, वाई कर देते हैं इसको, ठीक है। मान लेते हैं कि 100 में से थोड़ा खेलने कूदने का बच्चों को ज्यादा शौक होता है, तो 60 यहां पे कर देते हैं, पढ़ते कम ही है ज्यादातर, तो 40 यहां पे कर देते हैं। अब थोड़ा सा हम स्पोर्ट्स में भी कैटेगरी बना देते हैं, किसको आउटडोर पसंद है, ठीक है, किसको इंडोर गेम्स पसंद है। तो आजकल पबजी ज्यादा बच्चे खेलते हैं, ठीक है, बाकी क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह, बास्केटबॉल वगैरह ये तो बच्चों के सर के ऊपर से चली जाती है। तो पबजी इंडोर की जगह, तो इंडोर तो छोड़ दो, इंडोर में भी ऐसा नहीं कि दिमाग वाला गेम खेल रहे हैं कि चेस खेल रहे हैं, बाकी सारी चीजें खेल रहे हैं, यहाँ पे भी खेलेंगे क्या बैठ करके पबजी, ठीक है, तो यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी रीलॉन्च हो गई है तो अब तो ज्यादा ही चल रही होगी, ठीक है। तो 60 में से कर देते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे 20 बच्चे जो हैं, वैसे 60 में से 20 मैंने कम ही लिखे हैं, 60 में से 40 तो होंगे जो पबजी खेलेंगे, बाकी आउटडोर में मैंने कर दिया 40। अब इस आउटडोर को मैंने दो कैटेगरी में बांटा, एक करा फुटबॉल, ठीक है, और एक मैंने कर दिया क्रिकेट। तो 40 में से 25 जो थे वो क्रिकेट के लिए इंटरेस्टेड थे, एंड 15 जो थे फुटबॉल के लिए इंटरेस्टेड थे। बाकी सेम चीज यहां पे भी आप कर सकते हो, स्टडी तो करना पसंद है, बट कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स, ठीक है। 40 बच्चे हैं, चलो 8 यहां पे डाल देते हैं, 8 यहां पे डाल देते हैं, 14 10 यहां पे डाल देते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, मैं बायो पढ़ा रहा हूँ, बच्चे ज़्यादा रखूंगा मैं बायो में, और अच्छे से पढ़ाता हूँ तो बच्चे पढ़ते भी हैं बायो, तो मेरे को ज़्यादा बच्चे रखने हैं, ठीक है। बाकी अब केमिस्ट्री में भी आप, फिजिक्स में भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि मैकेनिकल या क्या कहते हैं, थोड़ा वैसा मतलब एक होता है ना कि सेमीकंडक्टर्स वाला, ऑप्टिक्स वाला पोर्शन पसंद है, ठीक है, मैकेनिक्स पसंद है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, बायो में मतलब ह्यूमन या प्लांट, ठीक है, मैथ्स में क्या कहते हैं कौन सा ट्रिगो या कुछ और पोर्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मेरे पास 100 बच्चे थे, अब मैंने ना आराम से क्या करा, सबको बांट दिया, यानी कि क्लासीफाई कर दिया, किस बेसिस पे कि उनका क्या बिहेवियर है या किस तरीके से चीज़ें उनको पसंद है। अब मेरे को ना कभी भी मैं इस क्लास में जाऊंगा ना, मेरे को ना ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मैं 100 के 100 बच्चों को फिर से क्या कहते हैं स्टडी कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि किस बच्चे ने कहा था कि मतलब उसको क्रिकेट पसंद है, या 100 के 100 बच्चों को फिर से पूछूंगा। अब मेरे को पता है कि इस क्लास के ये 25 बच्चे हैं, इनको क्रिकेट पसंद है, अगर मेरे को स्कूल की टीम के लिए बच्चे चाहिए तो मैं इनमें से ले सकता हूँ। या मेरे को पता है कि इस क्लास के अगर मेरे को मैथ्स ओलंपियाड के लिए बच्चे चाहिए, तो मेरे को पता है कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन क्लास जिनको मैथ्स बहुत पसंद है, तो मैं वहाँ से बच्चे उठा सकता हूँ, ठीक है। मेरे को पता है कि फिजिक्स ओलंपियाड के लिए बच्चे जाएँ तो 8 बच्चे हैं जिनको फिजिक्स बहुत अच्छे से पसंद है या आती है, तो मैं उन बच्चों को ले सकता हूँ। क्लासिफिकेशन मेक्स द थिंग्स वेरी ईजी, चीज़ों को आसान बना देता है। दुनिया के अंदर मिलियंस ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं, आप हर किसी के फीचर याद नहीं रख सकते हो, है ना भाई, मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं, हर किसी के सारे फीचर्स याद नहीं रख सकते हो, बट उन स्पीसीज के बीच में जो कॉमन चीजें हैं वो याद रख सकते हो, वो आसान है। मैं ये कह रहा हूं कि माना देखो हम मैमल्स हैं, मतलब ह्यूमन जो होते हैं मैमल्स में आते हैं, ठीक है, जो काव है वो भी मैमल में आती है, रैबिट है वो भी मैमल में आता है। आपको रैबिट और काव के बीच में सारे फीचर्स जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मैमल हो, आपको मैमल्स के फीचर्स पता होने चाहिए। इज इट इनफ? इनफ है। 4 फीचर्स भी पता होंगे तो काफी है। मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, या कुछ स्किन पे हेयर्स वगैरह होते हैं, मतलब प्लासेंटा वगैरह डेवलप करते हैं, मतलब बेसिक फीचर्स। तो दुनिया में मिलियंस ऑफ स्पीसीज है, और हम मिलियंस ऑफ स्पीसीज के सारे फीचर्स याद नहीं रख सकते, बट यस वी कैन रिमेंबर सम कॉमन पॉइंट्स ऑफ देम, या वी कैन लर्न सम कॉमन पॉइंट्स ऑफ देम, ताकि अगर हमें कुछ पढ़ना हो, उनके बारे में स्टडी करनी हो, तो हमें प्रॉब्लम ना आए, हमें लोगों को दिक्कत ना हो। ये हम लोग कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं या इसमें कैसे होती हैं चीजें, उसके बारे में जरा समझते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे आप लोगों को बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक चिक है, यहाँ पे डोंकी भी है, काऊ भी है, ठीक है, फिर यहाँ पे बफेलो भी दिख रहा है, कैमल भी दिख रहा है। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को तुम पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी ना। बट मैं काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक चिक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को डक दिख रही है, यहाँ पे आप लोगों को एक चिकन दिख रहा है बड़ा सा, और तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, कॉक दिख रहा है।
तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे फेदर्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो मैं ऊपर लिख देता हूं कि किसके ऊपर फेदर्स हैं, ठीक है। या अगर इन सारों के सारों को देखोगे तो ये सारे के सारे एग ले करते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई ये सारे के सारे कैसे हैं, एग ले करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। अरे अब मेरे को एक तो कॉमन फीचर पता लग गया ना, मैंने क्या करा, मैंने क्लासिफाई कर दिया किस बेसिस पे कि एग ले करते हैं नहीं करते, तो सारे के सारे एग ले करते हैं, तो मैंने इसको अलग से कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बाकी सारे जो है यहाँ पे, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप लोगों को दिख रहे हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, तो बाकी सारों को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, क्योंकि वो किसी को बर्थ देते हैं। अब मैं इसमें से भी ना क्लासिफाई कर सकता हूं, मानो कि इन सबसे को मैंने किस में डाल दिया कि किसी को बर्थ दे सकते हैं। अब इसको भी मैं क्लासिफाई कर सकता हूं, किस बेसिस पे, जैसे कि अब क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, इट इज नॉट क्या कहते हैं लाइक कि मतलब एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, कुछ भी आपको जैसा आसान लगे वैसा कर सकते हैं। बट हाँ ठीक है, हमारे कुछ साइंटिस्ट लोग थे, ठीक है, कुछ बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फिक्स कर मतलब क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कर दिया है, तो हम लोगों को वही पढ़ना है। बट आप कुछ भी करके अपनी चीज़ों को आसान करके क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी नई चीज़ का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो अपने हिसाब से वो कर सकते हो, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को डॉग दिख रहा है, एक ये रहा डॉग, ठीक है, और यहाँ पे कैट है, ठीक है, एक और डॉग था, ये रहा यहाँ पे डॉग। अच्छा जी, एक काम करते हैं फिर, हम जो कैट्स और डॉग्स वाला ग्रुप है ना, उसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि है तो सारे के सारे मैमल्स। तो एक काम करते हैं, जो हमारे छोटे एनिमल्स हैं या जिनकी हाइट बिलो, हम कर देते हैं हाइट बिलो 2 फीट, जिनकी 2 फीट से कम हाइट है, ठीक है, उसको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं। तो यहां पे आपका कैट आ जाएगा, यहां पे आपका डॉग आ जाएगा, यहां पे आप लोगों का रैबिट आ जाएगा, ठीक है, यहां पे आपका रैबिट आ जाएगा। बाकी जो हमारा ग्रुप बचेगा उसके अंदर आप लोगों का ये कौन सा है भैया, इसका तो नाम भी नहीं पता मेरे को, चलो कोई नहीं, कैमल, याक, ठीक है, और ये अपना हॉर्स है, बफेलो है, एंड वहां पे अपने को डोंकी दिख रहा है, और ये काव है, ये सारे के सारे हमारे उसमें चले जाएंगे। अब मेरे लिए आसानी क्या हो गई है, मैंने क्या करा, मेरे को ना पूरा का पूरा मैंने 3 ग्रुप्स बना दिए। अब मेरे को कोई बोलेगा भाई इसमें से इनकी प्रॉपर्टी बताओ, तो ये एग ले करते हैं, ठीक है, हटा दिया इनको। इनकी प्रॉपर्टी बताओ डॉग की, यार मतलब मेरे को कोई बोलेगा इसकी प्रॉपर्टी बताओ, मैं बोल दूंगा कि भाई 5 फीट से छोटी हाइट है, सॉरी 2 फीट से छोटी हाइट है, एंड ये किसी ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है, या जब रिप्रोडक्शन करता है तो बर्थ देता है डायरेक्टली। इसकी बताओ, तो मैं बता दूंगा हाइट अबव क्या कहते हैं, 2 फीट है, एंड ये भी क्या करता है, बर्थ देता है। तो क्लासिफिकेशन मेक्स थिंग्स ईजी, ठीक है, हम लोगों के लिए। और इसको हम और भी अच्छे तरीके से समझेंगे, और भी सारी चीजें करेंगे, वो भी हम लोग आगे जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके जी, सो अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की नीड समझी है ना, कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज है, सबको नहीं पढ़ा जा सकता, तो हम कुछ ग्रुप्स बना देते हैं, उनके अंदर वो स्पीशीज को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स देख करके, कुछ 4-5 फीचर्स देख करके ग्रुप्स बना देते हैं, उनके अंदर डाल देते हैं। अब जैसे बर्ड्स की बात करूं मैं, बर्ड्स का क्या है, उड़ सकते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं, ओके, बॉडी पे फेदर्स है, पंख है, बर्ड्स बन गया। तो 4-5 ग्रुप्स या 4-5 क्राइटेरिया डाल के हम लोगों ने ग्रुप बना दिया। एम्फीबियंस हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कभी एम्फीबियंस पे, जो लैंड और वाटर पे रह सकते हैं, ठीक है, और जो स्किन होती है थोड़ी सी मतलब गीली सी होती है, मॉइस्ट स्किन कहते हैं हम उसको। तो ऐसे 2-4 फीचर्स देखे एम्फीबियंस ग्रुप बना दिया। तो क्लासिफिकेशन में वो जस्ट मेक ग्रुप्स ऑन सम बेसिक फीचर्स, ताकि हम लोग को सारे के सारे, जैसे मेरे को कोई बोलेगा कि भाई एम्फीबियन है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को दिमाग में किसी ने बोला एम्फीबियन, तो मेरे को लगा हाँ एम्फीबियन तो वही होता है ना जो लैंड और वाटर पे रहते हैं, पहला फीचर तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आ जाएगा। कोई मेरे को बोलेगा बर्ड, अच्छा हाँ वो जो मतलब उड़ जाती है, मतलब उड़ जाती नहीं है उड़ती है, ठीक है, उड़ जाती तो क्या ही है, मतलब उड़ती है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने ग्रुप्स बना रखे हैं। हालांकि हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझाना चाह रहा हूँ कि यार क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों थी या क्यों है। ओके, सो इट गिव्स एन आइडिया अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, तो हम लोगों को ये पता लगता है कि यार कितने सारे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, या एक ग्रुप में कितने सारे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, तो कितना डाइवर्सिटी मतलब कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी हम लोगों को पता लगता है अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। थ्रो लाइट्स ऑन ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अगर आप क्लासिफिकेशन करते रहेंगे, ठीक है, जैसे कि अब अपना एनिमल किंगडम वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, प्लांट किंगडम वाला चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना, तो ओवर द पीरियड हम लोग देखेंगे कि एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट्स, तो आप लोगों को एक
एवोल्यूशनरी कनेक्शन देखने को मिलेगा कि सबसे पुराने एल्गे थे, फिर उसके बाद इवोल्यूशन हुआ तो ब्रायोफाइट्स बने, उसके बाद थोड़ा इवोल्यूशन हुआ तो फिर टाइडोफाइट्स बने, फिर जिम्नोस्पर्म्स बने। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, किस सीक्वेंस में हुआ है, वो भी पता लगता है क्लासिफिकेशन की हेल्प से। ओके, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशंस, तो ये तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से ओरिजिन हुआ है, आपस में क्या कनेक्शंस हैं, तो उसको हम कहते हैं इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशंस। ठीक है, बाय स्टडिंग वन मेंबर ऑफ अ ग्रुप अ ब्रॉड आइडिया रिगार्डिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ ग्रुप कैन बी ऑब्टेन्ड। अब आप एक मेंबर को पढ़ोगे, जैसे कि मान लो आपने बर्ड्स के अंदर एक मेंबर का फीचर पढ़ रखा है, ठीक है, अब सारे के सारे मेंबर्स के कुछ तो कॉमन फीचर्स होंगे, एक दो ही तो अलग होंगे यार। अब मैमल्स के अंदर हम लोगों का सबका बेसिक फीचर कुछ 4-5 है, जाहिर सी बात है ह्यूमन का कुछ अलग फीचर होगा, काऊ के कुछ डेफिनेटली अलग फीचर्स होंगे, बट बेसिक 4-5 फीचर्स तो है। तो अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हो ग्रुप के, तो आपको ऑलमोस्ट सबका आइडिया हो जाता है, ठीक है, एक ब्रीफ आइडिया सबका हो जाता है। ये बेनिफिट है क्लासिफिकेशन का कि बस एक मेंबर के बारे में पढ़ोगे, सबका ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट will be useful in agriculture, forestry industry to know bioresource and diversity। So एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, फॉरेस्ट्री में यहाँ पे थोड़ा सा यूजफुल होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स वगैरह चाहिए होता है, तो कैसे प्लांट्स होंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोगों को प्लांट्स की स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स देखेंगे, तो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट तो है। अच्छा जी, अब आते हैं हम आगे की तरफ, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कहीं ना कहीं अब यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट 40 के या 50% के आसपास कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ टैक्सोनॉमी क्या होता है? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आप क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से होता है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं, वो टैक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बस उठा करके रख दिया, ठीक है। सबसे पहले उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे, कुछ फीचर्स वगैरह देखेंगे, ठीक है, फिर आप उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कैसा ऑर्गेनिज्म है, क्या नहीं है, फीचर मतलब फीचर्स देख लिए, फिर आप ये देखेंगे कहाँ से बिलोंग कर सकता है या किस ग्रुप से ये बिलोंग करेगा। अगर ऑलरेडी क्लासिफिकेशन है, नहीं है तो फिर आपको नया ग्रुप बनाना पड़ेगा, बट अगर ऑलरेडी क्लासिफिकेशन हो रखा है, कोई पहले से ग्रुप एग्जिस्ट करता है, तो फिर आप उस ग्रुप में उसका प्लेस करोगे, नॉमेनक्लेचर यानी कि फिर नामकरण रखोगे, एंड फाइनली उस ग्रुप वगैरह में जहाँ पे भी वो एग्जिस्ट करता हो या जिस भी पोजीशन में जाता हो उसको वहाँ पे आप डाल दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले फीचर्स देखे, फीचर्स देख के आइडेंटिफाई किया, अच्छा ठीक है ये यहाँ से बिलोंग कर सकता है, नेमिंग करी और फिर उस ग्रुप में प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन जो है पूरा का पूरा सीक्वेंस तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली कुछ भी कर दिया। जैसे साइंटिस्ट लोग भी जो है, जो अगर कभी किसी भी टाइम, अगर आज के टाइम पे भी कोई नई स्पीसीज ऑब्जर्व होती है या नए बेसिकली ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए जाते हैं, तो उस केस में यही होता है, मतलब यही किया जाता है कि हम लोग पहले सबसे पहले देखते हैं कि क्या करेक्टर्स हैं, फिर उसको मैच करते हैं कि अच्छा इसके साथ मैच कर रहा है, आइडेंटिफाई करना है किसके साथ मैच कर रहा है, उसके बाद फिर उसका नाम रखते हैं, ठीक है, और फिर उसको ग्रुप में प्लेस कर देते हैं जिस भी ग्रुप से वो बिलोंग करता है। कैसे नेमिंग होती है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बट ये सब कुछ हमारा बेसिक प्रोसीजर कहलाता है ना। ये जो टर्म है, ठीक है, सिस्टमैटिक्स के बारे में बता दे, चलो बता देते हैं, कोई बात नहीं। वैसे सिस्टमैटिक्स चलो ठीक है देख लो, टैक्सोनॉमी हो गया हमारा, इन सब की डेफिनेशन वगैरह ही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में। बाकी अभी मैं आप लोगों को ये हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन अभी करवाऊंगा तो उसको अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग। बाकी यहाँ पे आते हैं, सिस्टमैटिक टर्म्स दिया था कार्लोस लिनेस ने। सिस्टमैटिक्स का डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हो, ठीक है, और उनके आपस में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको कंपेयर करते हो। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसी है कंपेयर करते हो कि क्या आपस में इवोल्यूशनरी लिंक्ड है, क्या इनके एंसेस्टर्स आपस में लिंक्ड है, और नहीं है तो क्या एंसेस्टर्स में डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, या कह सकते हो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की, कि अगर ये ऑर्गेनिज्म मैंने पकड़ा और एक ये ऑर्गेनिज्म मैंने पकड़ा तो क्या एवोल्यूशनरी में या इवोल्यूशन में या पास्ट में ये आपस में लिंक थे, और अगर लिंक नहीं थे या इसके एंसेस्टर्स अगर लिंक कर भी रहे हैं तो कंपैरेटिव मतलब कंपैरेटिव स्टडी है, तो कितने लिंक थे, कौन कौन से कैरेक्टर्स मिल रहे थे, क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को किसके अंदर करनी होती है, सिस्टमैटिक्स में करनी होती है। तो इन दोनों चीज़ों की यहाँ पे डेफिनेशन ही दे रखी है चैप्टर में, हम लोगों को और ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा। सिस्टमैटिक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में बात कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन सिस्टमैटिक्स पे आते हैं नहीं, हम लोगों से बस सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या सिस्टमैटिक का डेफिनेशन है, दैट्स इट। ओके, नाउ अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आई है, द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ग्रुप्स। देखो
कभी भी कोई चीज़ का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि वी मेक अ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप इन द सेंस यहाँ पे आप लोगों को एक सीक्वेंस दिख रहा है, किंगडम, फाइलम एंड क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, एक ग्रुप दिख रहा है। सो लिनस ने प्रपोज करी थी क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म एट इनटू वेरियस ग्रुप्स एट डिफरेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव। देखो अब इसको जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे इसको हटा दे, इसको हटा ही देता हूं, मेरे को लगता है ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं। रुको एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दो, इसको हटा देते हैं। मेरे को एक चीज दिखानी है आप लोगों को, ठीक। ये इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि अगर ये साथ में रहेगा तो उसको हम मैच कर पाएंगे, इतना काफी है। अब इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहां पे देखो, मान लो कि यहां पे क्या है, एनिमल्स हैं। जस्ट मान लेते हैं कि यार हम लोगों के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी दुनिया में कितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहले मैंने क्लासिफिकेशन करा, सबसे पहले मैंने दोनों को डिवाइड करा। तो अगर एक दुनिया में ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी या पहला क्राइटेरिया क्या होगा क्लासिफाई करने का? या तो क्या कहते हैं वो प्लांट होगा या तो वो एनिमल होगा। हम भी क्या हैं, एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एनिमल और प्लांट, ठीक है। पहला ग्रुप जो होता है, कह सकते हो सबसे टॉप मोस्ट सुपीरियर जो ग्रुप बनता है, उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, किंगडम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहां पे एक और एग्जांपल, मैं इसको समझाने के लिए आराम से 10 से 15 मिनट लूंगा, बट मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। मान लो कि जितने भी एनिमल्स थे, ठीक है, सॉरी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, उसको मैंने एनिमल्स और प्लांट में वो कर दिया, ठीक है। इसको जरा कंपेयर करते हैं हम लोग किससे, इसको जरा हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स वाले केस से। यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है। हम लोगों ने स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर दिया किसमें, ठीक है, हम लोगों ने इसको क्लासिफाई कर दिया, मान लो किसमें, कि कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है, या स्टूडेंट ही रहने दो, पर कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट ही रहने देते हैं। कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, ओके, एंड कौन से हमारे स्टडी में इंटरेस्टेड है, स्टडी में इंटरेस्टेड है। यहां पे हमारा क्या था, एनिमल और प्लांट में हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अब एनिमल के बाद, एनिमल के अंदर भी हम, अब मैं प्लांट की बात नहीं कर रहा, प्लांट को भी हटा देते हैं, प्लांट का एक अलग ही ग्रुप है, ठीक है, एनिमल को अलग ग्रुप है। अब मैं एनिमल की बात करता हूं। एनिमल में मैं ये देख सकता हूं कि यार क्या उन एनिमल के पास रीढ़ की हड्डी है, यानी कि एक सॉलिड एक कुछ स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपकी आसान भाषा के लिए लिख देता हूं वर्टिबल कॉलम, या चलो ठीक है, नोटोकॉर्ड, और यहां पे लिख देते हैं वर्टिबल कॉलम, वीबी, ठीक है। यहां पे नोटोकॉर्ड या वर्टिबल कॉलम एब्सेंट है, ओके, एब्सेंट है। अच्छा ठीक है, अब जो एब्सेंट थे उनको अलग ग्रुप में डाल दिया। अब अगर एब्सेंट थे, या चलो उसको भी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, अब इसको छोड़ देते हैं, हम लोगों को भी एक ही चीज से बात करते हैं। जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, उसमें से किस तरीके से वो रह रहे हैं, मतलब लैंड पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, उड़ सकते हैं, या कुछ और फंक्शन है, ठीक है। सो अगर पानी में रहते हैं तो फिशेस नाम दे दिया, दोनों जगह रह सकते हैं तो एम्फीबियंस नाम दे दिया, एम्फीबियंस, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं, सिर्फ अच्छा रेंग के चलते हैं तो रेप्टाइल्स नाम दे दिया, ठीक है। उड़ सकते हैं तो एव्स नाम दे दिया। अच्छा एक और बन सकता है इसमें कि मेमोरी ग्लैंड है तो मैमल्स नाम दे दिया, मैमल्स नाम दे दिया। तो ये जो पहला लेवल होता है क्लासिफिकेशन का, द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड किंगडम। हमेशा फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड किंगडम, फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड किंगडम। सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पे जाते हैं, यानी कि जब आप सेकंड ग्रुप फॉर्म करते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, दिस ग्रुप अकॉर्डिंग टू दी, मतलब हमारा उससे, हालांकि फाइलम होता मतलब कॉर्डेटा, हाँ फाइलम ही है। तो सेकंड ग्रुप जो होता है हमारा, इट इज नोन एज फाइलम। सेकंड ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा फाइलम कहलाता है। थर्ड ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा क्या कहलाता है, थर्ड ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा कहलाता है क्लास। सो दीज आर क्लास, ठीक है, क्लास है। इसमें केस में अगर मैं इसको सेम एनालॉजी को यहां पे अप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट्स है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है, या नहीं है। अच्छा स्पोर्ट्स में भी किस में इंटरेस्टेड है,
आउटडोर, ओके, और इंडोर, ठीक है जी, इंडोर हो गया। फिर उसके बाद भी क्या कहते हैं, आउटडोर के अंदर भी किस में इंटरेस्टेड है, क्रिकेट में, ठीक है, या फुटबॉल में। तो अब मेरा पहला लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, हर केस में जो पहला लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है, ठीक है, फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको मैं क्या बोल दूंगा, किंगडम बोल दूंगा। सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा क्या कहलाता है, सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड फाइलम। थर्ड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्लास। फोर्थ लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड ऑर्डर, एंड सो ऑन। मतलब नीचे की तरफ और जाते रहेंगे तो फिर उसके बाद फैमिली आएगा, जीनस आएगा, स्पीशीज आएगा। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, हमारे जो लिननेस है उन्होंने क्या बना रखे थे, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बना रखे थे। टॉप मोस्ट लेवल वुड बी क्या कहते हैं, किंगडम, उसके बाद फिर फाइलम, फिर उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक है। तो उसको याद रख सकते हो कैसे, कीप पॉट क्लीन, आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गॉट सिक या फैमिली गेट सिक। जो भी गॉट लिखना है, गेट लिखना है, जैसे याद रखना है याद रख सकते हो। अच्छा, एक और पॉइंट बस मेरे को यहां पे ऐड करना है, उसको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को दिल को तसल्ली मिल जाएगी। अब आप लोगों को मैंने ये तो समझा दिया कि किंगडम, फाइलम वगैरह ये सब क्या है, दीज आर जस्ट लेवल ऑफ मतलब क्लासिफिकेशंस, है ना। किस बेसिस पे इनको डिसाइड किया गया है वो भी जरा समझ लेते हैं। अगर मैं सबसे ऊपर वाले की बात करूं, एनिमल्स। अब एनिमल जो हम लोगों ने किंगडम का नाम रखा है, या एनिमल हम लोगों ने किंगडम बोला, यहां पे हमने बस क्या देखा कि यार एनिमल है, मतलब मूव कर सकता है, चल सकता है, एनिमल है। अगर अपनी जगह पे स्टेबल रहता, मूव नहीं कर सकता तो प्लांट था, ठीक है। ये एनिमल और प्लांट सेल भी हम लोग समझते हैं। तो एनिमल है तो यानी कि इसके सेल के पास वॉल नहीं होगी, प्लांट है तो सेल के पास वॉल होगी, बट उसको भी अभी गोली मारो। एनिमल है यानी कि मूव कर सकता है। जितने भी सारे के सारे हैं हमारे, सारे के सारे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऊपर की तरफ, या चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम लोग। यहां पे हम लोगों ने नेक्स्ट में क्या बोला है, नोटोकॉर्ड। क्या बोला है, नोटोकॉर्ड, यानी कि वर्टिबल या वर्टिबल कॉलम। यहां पे प्रेजेंट, यहां पे एब्सेंट, ठीक है। अब नीचे वाले ग्रुप पे जब आए तो हम लोगों ने वहां पे दो कैरेक्टर्स कॉमन देखे, एनिमल है या उसके पास वर्टिबल कॉलम है या नहीं है, दो कैरेक्टर्स हो गए। एनिमल है, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है, दो कैरेक्टर हो गए। और नीचे की तरफ आओगे तो एनिमल है, वर्टिबल कॉलम क्या कहते हैं, क्या है बेसिकली, प्रेजेंट है, पानी में रह सकता है, तीसरा कैरेक्टर आ गया है। एनिमल है, वर्टिबल कॉलम या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, पानी पे और लैंड पे दोनों पे रह सकता है। तो नीचे की तरफ जब आ रहे हो तो तीन कैरेक्टर्स कॉमन हो रहे हैं। यहां पे सिर्फ एक कैरेक्टर कॉमन हम लोगों ने लिया था, दैट वाज कि मूव कर सकता है। उसी केस में यहां पे अगर आओगे तो सिर्फ एक कैरेक्टर कॉमन है कि स्टूडेंट है। नीचे की तरफ आओगे तो स्पोर्ट्स पसंद करता है, ऐसा स्टूडेंट है। और नीचे की तरफ आओगे तो आउटडोर स्पोर्ट्स पसंद करता है, ऐसा स्टूडेंट है। तीन कैरेक्टर कॉमन। और नीचे की तरफ आओगे तो क्रिकेट पसंद करता है, या क्रिकेट में या आउटडोर गेम्स में क्रिकेट पसंद करता है, ठीक है, स्पोर्ट्स खेलना है पसंद करता है, और ऐसा मतलब ये स्टूडेंट है। तो मतलब क्रिकेट, आउटडोर स्पोर्ट्स एंड स्टूडेंट, चार कैरेक्टर्स कॉमन हो गए। कहने का मतलब ये है कि जब आप हायरार्की लेवल में, हायरार्की मतलब ये जो सीक्वेंस बना है ना, इसी को हम हायरार्की कहते हैं, बड़े से छोटा 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 से। तो जब आप लेवल्स में नीचे आते हो, यानी कि जब किंगडम से फाइलम में आते हो, फिर क्लास में आते हो, फिर ऑर्डर में आते हो, फिर स्पीसीज जेनिस में आते हो, फिर स्पीसीज में आते हो, तो आपके नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं। स्पीसीज हैज मोस्ट नंबर या मोस्ट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, मोस्ट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर हम लोगों को कहां देखने को मिलते हैं, स्पीसीज में देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको क्या कहते हैं, कभी दिक्कत नहीं होगी। और आप लोगों को शायद ये कोई इतना डिटेल में समझाए भी ना, ये वन शॉट 1 घंटे में आप लोगों को पढ़ा करके खत्म कर देंगे, बट मैं इसको थोड़ा टाइम लेके पढ़ा रहा हूं, समय लेके पढ़ा रहा हूं। रीजन बस इतना सा है ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है। सो मेरा समझाने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि देखो किंगडम के अंदर क्या था, हमने बस ये देखा था कि क्या वो जानवर है या क्या वो एनिमल है, मूव कर सकता है, ठीक है। जब नीचे फाइलम में आए तो हम लोगों ने देखा कि वर्टिबल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। नीचे और आए तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास में क्या देखा कि पानी में रहता है या दोनों जगह पर रह सकता है। तो एनिमल है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है और पानी में रहता है, एनिमल है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है और दोनों जगह रह सकता है। जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं या हायरार्की लेवल पे नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते रहते हैं। तो स्पीसीज हैज मोस्ट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ओके, नाउ आगे की तरफ चलते हैं। अब हम, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इनका डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं कि स्पीसीज वगैरह क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। तो छोटे छोटे मतलब हायरार्की लेवल्स का छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, जरा उसको एक बारी पढ़ के खत्म करते हैं फटाफट। स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। और देखो, इंटरब्रीड करने के बाद ये वर्ड जो आपको दिख रहा है ना, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये होना जरूरी है, इसका होना बेहद जरूरी है कि प्रोड्यूस करे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, प्रोड्यूस करे क्या? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो दिस इज वेरी नेसेसरी। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और ऑफस्प्रिंग कैसे बनाए? फर्टाइल बनाए। क्योंकि बच्चे, पता है फिर सवाल क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि भैया हॉर्स के अंदर, ठीक है, और डोंकी के अंदर भी तो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि अब आपने स्टार्टिंग में बताया था, और उससे फिर म्यूल बनता है, तो यानी कि ये दोनों भी सेम स्पीसीज हो गए। बट बाबूजी, हॉर्स और डोंकी से जो म्यूल बन रहा है वो फर्टाइल नहीं होता, वो स्टेराइल होता है, यानी कि वो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सेम स्पीसीज नहीं हुए। अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बन रहा है यानी कि वो आगे रिप्रोडक्शन कर सकता है, देन वी कैन कॉल देम स्पीसीज। नहीं बन रहा है तो नहीं होगा। टाइगर और लाइगर का भी कुछ क्या कहते हैं, सॉरी, टाइगर और लाइन का एक बनाया था लाइगर, तो लाइगर एग्जिस्ट करता था या लाइगर एग्जिस्ट कर गया था, बट वो आगे रिप्रोड्यूस किसी के साथ नहीं कर सकता। तो टाइगर और लाइन को कभी सेम स्पीसीज में आप नहीं रख सकते। सिर्फ बात ये नहीं कि ऑफस्प्रिंग बना रहा है, कैसा बना रहा है? फर्टाइल बना रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अगर हम बात करें किसकी, जीनस की, तो जीनस के अंदर रिलेटेड स्पीसीज आते हैं, बस ऐसे ही करके आप बस कर दो। अगर आप ऊपर जाओगे, जीनस के ऊपर क्या आता है? फैमिली आता है, ठीक है। फैमिली के अंदर क्या आएंगे? रिलेटेड जीनस आएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों की सारी डेफिनेशन बन जाएंगी, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जो होते हैं, जो रिलेटेड स्पीसीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्रॉग की बहुत सारी स्पीसीज आप लोगों को दिख रही है, तो रिलेटेड स्पीसीज जो होती हैं वो एक जीनस में आती है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, फैमिली की, तो फैमिली में क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरास। तो रिलेटेड जेनरास जो होते हैं हमारे, ठीक है, किस में आते हैं? फैमिली में आते हैं। जैसे कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है, लायन है हमारा, ये हमारा क्या कहते हैं, सॉरी, टाइगर है, लायन है, कैट है, ठीक है, और यहाँ पे लियोपार्ड वगैरह या जैगुआर वगैरह आप लोगों को दिख रहा है। दे ऑल बिलोंग टू सेम फैमिली, हालांकि इनका जीनस अलग अलग है, ओके, दे बिलोंग टू क्या कहते हैं, डिफरेंट स्पीसीज, बट इनका जेनरा कॉमन है। मैं इसका एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे आ जाओ एक बारी, मतलब मैंने चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। जैसे कि अगर मैं कैट की बात करता हूँ, तो कैट देखो, कैट ना एनिमल है, सबको पता है, ओके। कैट के पास रीढ़ की हड्डी होती है तो वर्टिबल, सॉरी, कॉर्डेटा में डाल दिया है। पैदा कर सकती है बच्चे तो मैमेलिया में डाल दिया है। ऑर्डर देखो, कार्निवोरा है, ठीक है। सब ऑर्डर छोड़ दो, फैमिली क्या है? फेलिडाए है, ओके। यहाँ पे क्या है? एनिमल, कॉर्डेटा, मैमेलिया, कार्निवोरा और फेलिडाए। लेकिन अगर आप नीचे आओगे तो उसका जीनस देखो, जीनस क्या दिख रहा है आप लोगों को? फिलिस, और स्पीसीज दिख रहा है कैटस। यहाँ पे क्या दिख रहा है? जीनस पैंथेरा और टिग्रिस। तो स्पीसीज कौन से होते हैं? स्पीसीज वो होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और दोनों के दोनों अलग स्पीसीज हैं। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जीनस भी अलग है, इसका जीनस का नाम क्या है? फिलिस नाम है, उसकी जीनस का नाम क्या है? पैंथेरा है। हाँ, दे बिलोंग टू अ कॉमन फैमिली। इनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे, बट कुछ कैरेक्टर्स कैट के बीच में और लायन के बीच में सेम होते हैं, सो दे बिलोंग टू सेम फैमिली, ठीक है। तो कुछ 4-5 कैरेक्टर्स हैं जो सेम है, उसके बाद ये अलग हो जाते हैं, तो उसको हम थोड़ा बाइफरकेट करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, इस तरफ आते हैं, ये यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि आउटडोर और इंडोर, ठीक है। अगर मैं यहां तक देखूं तो यार माना कि मतलब ठीक है, आउटडोर है, इंडोर है, या चलो ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अलग अलग जीनस है, बट इनको पसंद तो स्पोर्ट्स ही है ना, तो किस में आ जाएंगे? एक सेम कह सकते हैं ग्रुप में आ जाएंगे, स्पोर्ट्स तो पसंद ही है। उसी तरीके से अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ठीक है, माना कम कैरेक्टर्स कॉमन है, लेकिन कुछ तो कॉमन है, तो उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोगों ने ग्रुप बना रखे, इनको स्पोर्ट्स तो पसंद है ना। ऊपर जाओगे तो स्टूडेंट तो है ना, या यहाँ से आओगे कि ये पानी में रहते हैं, ये दोनों जगह रह सकते हैं, ये रेंगते हैं, लेकिन इन सबके अंदर एक चीज कॉमन है, रीढ़ की हड्डी तो है ना, तो यहाँ पे तो एक कॉमन ग्रुप में डाल दूंगा ना मैं, तो वही मैंने कर रखा है, या वही यहाँ पे होता है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जो होते हैं और वो जेनस के साथ जेनस में आ जाते हैं।
ठीक है। जैसे कि एक बार आगे आ जाओ, इमेजेस देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे के सारे फ्रॉग सेम स्पीसीज, मतलब स्पीसीज है। ये इसके साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये इसके साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फीचर्स इनके सेम है। एक फीचर बस सेम नहीं है कि आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए इसको जीनस में डाल दिया, ठीक है। आगे आगे यहाँ पे इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट फीचर्स, अगर फेस देखोगे तो बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं, ठीक है, माउथ के ऊपर विस्कर्स दिख रहे हैं आप लोगों को, बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम है, बस थोड़ा बहुत फर्क है कि भाई उसका साइज वगैरह या आपस में रिप्रोड्यूस वगैरह नहीं कर सकते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आप ऑर्डर पे आओगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करें, इसकी सारे के सारे कार्निवोर्स हैं, सारे के सारे मांस खाते हैं, ठीक है, सबके सब पावरफुल जॉज है, लेकिन सबके सब मांस खाते हैं, लेकिन इसका कुछ बॉडी फीचर अलग दिख रहा है। आप अगर देखोगे ना, देखो एक बार यहाँ पे आओ और एक बार यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओगे तो किसके ऊपर, पहली बात यहाँ पे भी आओ, यहाँ पे तो सब कुछ ही सेम है, और तुम्हें खुद फील होगा, हर एक इमेज को ध्यान से देखो, खुद फील होगा सब कुछ सेम है। यहाँ पे अब तुम लोगों को थोड़ा बहुत कलर वगैरह में चेंजेस देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आओगे तो साइज में भी अब चेंज देखने को मिल रहा है, कलर साइज दोनों में चेंज देखने को मिल रहा है। दिस वाज हमारा क्या, फैमिली। थोड़ा सा और आगे लेके चलो ऑर्डर पे, अब यहाँ पे देखो साइज तो छोड़ो, बॉडी का मतलब पूरा क्या कहते हैं, मतलब कोई बहुत ही छोटा है, कोई बहुत ही बड़ा है, मतलब कोई सिमिलर इतना दिख ही नहीं रहा। बट एक चीज कॉमन है कि सारे के सारे कार्निवोर्स हैं, यानी कि मांस खाते हैं। थोड़ा सा और ऊपर आओगे तो यहाँ पे और डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बताओ, यहाँ पे तो एक डॉल्फिन भी आ रही है, ठीक है, बट इसमें एक चीज कॉमन है कि सारे के सारे मैमल्स हैं, दे कैन गिव बर्थ टू यंग वंस। हाँ, बर्थ दे सकते हैं। बाकी फीचर कैसे हैं, ये लैंड पे रहता है, वो पानी में रहती है, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन 3 फीचर तो कॉमन है। मैमल है, मतलब इसके पास एनिमेलिया है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है और बर्थ दे सकता है, तो 3 फीचर तो कॉमन है। तो मैंने इसको तीनों को मतलब मैमल्स में डालिए सबको, ठीक है। आगे जाके मेरे को बाइफर्केट करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहां तक कॉमन में आ रहे हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में भी यही करा है कि एनिमेलिया 2 ग्रुप्स, या कह सकते हो ये है, मतलब ये नोटोकोड प्रेजेंट है या नहीं है, नहीं है तो उधर, है तो उधर। अब नहीं है में भी बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं, है तो फिर यहाँ पे पाइसेस वगैरह, एम्फीबियंस वगैरह, मैमल्स वगैरह बने। मैमल्स में, अगर मैमल्स में भी और ग्रुप्स बन सकते हैं, एम्फीबियंस में भी बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं, हम लोग उतना पढ़ते नहीं बट बन सकते हैं। ओके, तो क्लास क्या रिप्रेजेंट करती है, या फिर अभी हम लोग किस पे थे, फैमिली पे थे, तो फैमिली में ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरास आते हैं। एग्जांपल्स आप लोग देख लेना, ठीक है, कैट एंड लायन दे रखा है। ऑर्डर में क्या आता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट, मतलब कह सकते हैं ग्रुप बिलोंगिंग टू डिफरेंट फैमिलीज, जो डिफरेंट फैमिलीज जो होती हैं सेम ही ऑर्डर में आती हैं हमारी, ठीक है। जैसे कि कार्निवोरस के अंदर सारे के सारे वो होते हैं जिनके पास पावरफुल जॉज होते हैं। क्लास के अंदर क्या होते हैं, रिलेटेड या डिफरेंट टाइप ऑफ जो वो होते हैं हमारे बेसिकली फैमिलीज होती है, वो सारी की सारी क्लास में आती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइलम की बात करें तो फाइलम के अंदर क्या आएगा, फाइलम के अंदर जो क्लासेस है हमारी डिफरेंट क्लासेस, वो सेम फाइलम में आती है। जैसे कि अब यहाँ पे देख लो, सबके पास रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सब देखने में बिल्कुल ही अलग है, कोई पानी में है, कोई हवा में है, कोई कहाँ पे है, लेकिन सबके पास रीढ़ की हड्डी है। तो एक फीचर कॉमन है, या कह सकते हो 2 फीचर कॉमन है, कि सारे के सारे एनिमल हैं और सबके पास रीढ़ की हड्डी है, तो 2 फीचर कॉमन है, इसलिए हमने सबको इसमें भी प्लेस कर रखा है। आगे जाके मैं डिवाइड कर दूंगा, ये रेंगने वाला है, ये किसी को बर्थ दे सकता है, ये उड़ सकता है, ये दोनों जगह रह सकता है, वो पानी में, आगे जाके डिवाइड कर दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो अपनी हम इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे करके नैरो करते हैं, या धीरे धीरे करके हम कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज करवाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि किंगडम में सिर्फ एक कॉमन कैरेक्टर है कि एनिमल है, फाइलम के अंदर 2 कॉमन कैरेक्टर हो जाते हैं, ठीक है, कि एनिमल है, रीड की हड्डी प्रेजेंट है या नहीं है। नीचे आओगे क्लास में 3 कैरेक्टर कॉमन हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके बाद में हम जब नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज होते रहते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कम होते रहते हैं। तो फाइलम के अंदर और कम कॉमन कैरेक्टर्स हैं, इसमें सिर्फ कुछ ही कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि जिस एनिमल्स के पास नोटोकॉड होती है, या कह सकते हो रीढ़ की हड्डी होती है, किससे बिलोंग करता है, फाइलम से बिलोंग करता है, कॉर्डेटा से। ऐसे ही किंगडम के अंदर सिर्फ एक कॉमन कैरेक्टर है, एनिमल है भाई। तो जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स। जितने भी एनिमल्स हैं सब एक किंगडम में आ गए, एनिमल किंगडम में। जितने भी प्लांट्स हैं सबको एक में डाल दिया, प्लांट किंगडम में। ऐसे और भी किंगडम्स होती हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इस पोर्शन को एक बार फिर से देख लेना, बैक करके रिपीट करके चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो एक बार रिपीट करके बैक करके देख लेना। नाउ अगर आप चाहें तो इस चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई है ना, वो यहाँ से भी पढ़ सकते थे कि किंगडम के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। क्लास के अंदर जाएंगे, यहाँ पे तो हम ये इंक्लूड करता है क्या, बेसिकली ऑर्गेनिजम्स जिसके 2 कॉमन कैरेक्टर्स हो। फिर यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन कैरेक्टर्स, यहाँ पे हम लोग 4 कॉमन कैरेक्टर्स, तो ऐसे भी पढ़ सकते थे।
बट ऊपर से नीचे वाला नीचे से ऊपर वाला तरीका आसान रहता है, ठीक है। मैंने आपको कैट का एग्जांपल दिया था, एक और एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे लायन का, और बेसिकली उसका ये चीता का आएगा, चीता का नहीं है, क्या कहते हैं उसको, आई गेस मतलब कैट फैमिली का ही है, मेरे को उसका नाम कॉमन नेम याद नहीं आ रहा, चीता या पता नहीं उसका है, जैगुआर का है पता नहीं उसका होगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो सब कुछ सेम है, एनिमेलिया कॉर्डेटा, मेमेलिया कार्निवोर, सब कुछ सेम है, फैमिली सेम है, बट यहाँ पे देखो जीनस एकोनिक्स और वहाँ पे पैंथेरा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक कैरेक्टर्स कॉमन थे, एनिमल था, इसके पास नोटोकॉर्ड भी थी, किसी को बर्थ भी दे सकता था, मांस भी खाता था, ठीक है, और टाइप मतलब अपीयरेंस भी थोड़ी कैट लाइक थी, यहाँ तक सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे चेंज हो गया, बॉडी का फीचर में थोड़ा बहुत चेंज कहाँ पे आ गया, जीनस में चेंज आ गया, तो उसको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया गया है। तो जैसे हम लोग नीचे की तरफ आते हैं हमारी स्टडी नैरो होती रहती है और ग्रुप्स जो है हमारे और इंक्रीज होते रहते हैं। ओके, सो दिस वाज द हायरार्की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हो लेवल ऑफ हायरार्की। अब हमारा आता है नॉमेनक्लेचर पे। कोई भी हम लोगों को जब ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसका हम नॉमेनक्लेचर या नामकरण करते हैं, क्यों? ओके, एक सिंपल सी बात है, तुम अपना एग्जाम्पल ले लो, तुम्हें घर में हो सकता है मम्मी तुम्हारा नाम मतलब कुछ मान लेते हैं कि तुम्हारा नाम क्या कहते हैं, कुछ भी मान लो, अक्षय मान लो, ठीक है, स्कूल में तुम्हें अक्षय बोलते होंगे, ठीक है, और हो सकता है घर में आपको अक्कू बोलते होंगे, ठीक है, या आशु कुछ भी बोल देते होंगे, अक्कू बोल देते होंगे। अच्छा, स्कूल में अक्षय तो बोलते हैं जो टीचर बोलते हैं, दोस्तों ने नाम अलग रख रखा होता है, चश्मा पहन तो चश्मुद्दीन रख देते हैं या डबल बैटरी रख देते हैं, मेरे को बहुत सुनने को मिला है, ठीक है। बाकी अगर बाय एनी चांस की आपकी कुछ मतलब कोई खास दोस्त हैं, मतलब समझ ही रहे हो तुम लोग, तो हो सकता है वो आपको बाबू यशोना अलग नाम से बुला दें। अब कितने सारे नाम लेकर के करे हुए क्या, नाम तो एक ही काम कर रहा है ना, रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ एक नाम आ रहा है, दैट इज अक्षय। मल्टीपल चॉइसेस है बट नाम एक आ रहा है, मल्टीपल तरीके से लोग बुला रहे हैं, बुला तुमको ही रहे हैं, घर में अक्कू कह रहे हैं, कोई बाबू सोना कह रहा है, कोई डबल बैटरी कह रहा है, लेकिन बुला किसको रहे, सब अक्षय को बुला रहे हैं, द पर्सन इज सेम। उसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट स्पीसीज जो होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आम की बात कर लूं, तो इंडिया में शायद इंडिया की स्टेट्स में अलग अलग स्पीसीज होती हैं आम की, बट चलो ठीक है, आम को तमिल लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे, मतलब हैदराबाद में कौन सी लैंग्वेज होती है, मलयालम, चलो मान ले, जहाँ पे मलयालम जो होती है उसमें कुछ और बोलते हो, तेलुगु शायद होती है हैदराबाद में, तो वहाँ पे कुछ और बोलते होंगे, ठीक है। मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है दे हैव डिफरेंट नेम्स फॉर, क्या कहते हैं, मैंगो। ऐसा काम नहीं चलना था, तो हम लोगों ने सोचा कि यार एक कॉमन नेम निकालते हैं, ठीक है, एक साइंटिफिक नेम रखते हैं, और उस साइंटिफिक नेम को रखने के लिए देयर शुड बी सम बेसिक स्टैंडर्ड्स, तो उसको हम फॉलो करेंगे। ओके, सो यहाँ पे यही बोला गया है, वर्नाकुलर नेम जो होता है कौन सा होता है, लोकल नेम, ठीक है, जो लोकल नेम मिलता है लैंग्वेज में, वेरीज करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो वो हर जगह अलग अलग होता है, वो यूनिवर्सल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक साइंटिफिक नेम रखते हैं, ठीक है, जो कि अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वो सेम नाम से ही पढ़ेंगे। अब मैं अगर यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मतलब दिल्ली में बैठ के पढ़ रहा हूँ, या मैं केरला में बैठ के पढ़ूंगा, तमिल में पढ़ूंगा, हैदराबाद में, सिक्किम में, मणिपुर में, कहीं पे भी, मेघालय में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, कहीं पे भी पढ़ूंगा ना, ठीक है, तो नाम तो क्या कहते हैं, मैं मैंजीफेरा इंडिका ही पढ़ूंगा, इंडिका ही पढ़ूंगा। मैंगो का नाम है साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैं यही पढ़ूंगा। हाँ, वर्नैकुलर नेम जो है यानी कि लोकल नेम जो है वो अलग अलग हो सकता है, बट बुक में यही लिखा हुआ आएगा, तो उसको करना जरूरी था, क्योंकि पूरे एक यूनिवर्स जो है एक सिंगल क्या कहते हैं चीज फॉलो कर रही है। अमेरिका में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, हर जगह साइंटिफिक नेम जो है मैंगो का वो मैंजीफेरा इंडिका ही है। ओके, नाउ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो किसने दिया था, कार्लोस लिनेस ने दिया था। कार्लोस लिनेस ने बहुत सारी चीजें करी थी, इसलिए इनको क्या कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वगैरह भी बोला जाता है। अगर मैंने नहीं बताया है तो अब मैंने बता दिया, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कुछ बेसिक से रूल दिए थे कि बायोलॉजिकल नेम्स को किस में लिखेंगे, लैटिन में लिखेंगे, ठीक है। अगर प्रिंटेड है तो उसको इटैलिक्स में लिखोगे, अगर प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक्स में, यानी कि टेढ़ा करके ऐसे, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में लिखोगे। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। हमेशा लैटिन लैंग्वेज में ही क्या कहते हैं लिखा जाएगा, कहीं का भी ओरिजिन हो, कहीं से भी मिले हो, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। दूसरी बात, पहला वर्ड जो होगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस और दूसरा वर्ड स्पीसीज। तो आप लोगों को फैमिली वगैरह मेंशन नहीं करनी है, आप लोगों को बस जीनस और स्पीसीज को मेंशन करना है, ठीक है। स्पीसीज, SP, हाँ, स्पीसीज,
ठीक है जी, ऐसे मेंशन करना है। और तो और जो पहला वर्ड होगा आप लोग हमेशा वो कैसे लिखेंगे, पहला वर्ड आप लोग लिखेंगे, सॉरी जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर में लिखोगे, ठीक है। जीनस जो लिखोगे, दिस इज जीनस, तो जीनस का फर्स्ट वर्ड जो होगा कैपिटल लेटर में लिखोगे। स्पीसीज जो है, स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, वो आप स्मॉल में लिखोगे, उसमें क्या कहते हैं वो करने की जरूरत नहीं है। एंड दोनों को अंडरलाइन करोगे, दोनों को क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड वुड बी जीनस, सेकंड वर्ड वुड बी स्पीसीज, एंड पहला वर्ड आप लोगों को कैपिटल लिखना है जीनस का, बाकी कहीं पे कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना, और दोनों को अंडरलाइन करोगे। ब्रैकेट में अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ब्रैकेट में आप साइंटिस्ट का नाम मेंशन कर सकते हो। ब्रैकेट में लिखा है एल, यानी कि यहाँ पे जो कार्लोस लिनेस थे उन्होंने इसका नाम दिया था, ठीक है। सो अगर आप लोग लिख रहे हैं अब से लेकर के आखिर तक, जब भी आप लोग एनिमल का या प्लांट का कोई भी नेमिंग वगैरह पढ़ोगे या लिखोगे करोगे, चाहे एग्जाम में तो बिल्कुल ही बिल्कुल हमेशा अंडरलाइन करोगे, चाहे रफ कॉपी में लिख रहे हो तो अंडरलाइन करना ही करना है, ताकि अभी से आदत पड़ जाए, क्योंकि आगे जाओगे ना एग्जाम में इस चीज के भी नंबर करते हैं। अगर आपने पाइसम सताइवम को ऐसे लिख दिया, पाइसम सताइवम, ठीक है, और सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख के चले गए, नंबर कट जाएंगे, इसलिए अंडरलाइन कर देना ऐसे पाइसम सताइवम। ब्रैकेट वाला मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट यू हैव टू अंडरलाइन, ठीक है। इसलिए हमेशा जब आपकी बुक्स के अंदर जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, जब वो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं तो इटैलिक्स में होते हैं। कभी नोटिस नहीं किया तो नोटिस करना, कितनी भी साइंटिफिक नेम्स होंगे सारे के सारे एनिमल के चाहे प्लांट के इटैलिक्स में लिखे होंगे। तो जब आप प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप क्या कहते हैं वैसे करते हो, मतलब कि जब आप क्या कहते हैं लिखते हो, तो आप नॉर्मली लिख रहे हो, इटैलिक्स में लिखना मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो नॉर्मली लिख करके आपको अंडरलाइन करना है। और यहाँ पे सिर्फ जीनस का और स्पीसीज का नेम आएगा, कोई दूसरा क्या कहते हैं फैमिली क्लास वगैरह कुछ मेंशन नहीं करना है। जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और स्पीसीज नेम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ओके, लिनेस ने अपनी पब्लिकेशंस जो थी स्पीशीज प्लैनेटारियम के अंदर 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के गिवन है, ठीक है। इनकी वो थी सिस्टमा नेचर के अंदर 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब कर रखे हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स के और प्लांट्स के नेम्स वगैरह इन्होंने दे रखे हैं, उनके फीचर्स वगैरह दे रखे हैं, जो कि मतलब लोग पढ़ने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये मेंशन क्यों करी है, क्योंकि इनकी दो किताबें थी, स्पीसीज प्लैनेटरम और सिस्टमा नेचुरा। ये किसके ऊपर थी, प्लांट के ऊपर थी, ये किसके ऊपर थी, एनिमल के ऊपर थी। तो आप लोगों से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये तो पहली बात तो बुक किसने लिखी है, या जो स्पीसीज प्लैनेटरम जो है जो लिनेस ने लिखी है वो किसके ऊपर है, प्लांट, एनिमल्स, ठीक है, या बैक्टीरिया, फंगाई, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो यू शुड रिमेंबर प्लांट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके नाउ, अच्छा यहाँ पे ये इस तरफ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया यार, ये पता है गलती किसकी है, ये ना इस फॉर्मेट की गलती है, इस सॉफ्टवेयर की गलती है, मेरी गलती नहीं है। बट चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसी आइडिया मैं दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसको सही कर सकते हैं क्या हम, एक बार देखूँ मैं, अगर ये छोटा हो जाए तो। ऐसे ही छोटा ही हो रहा है ये, बस वो तो नहीं हो रहा, हालांकि मैंने इसको नीचे नीचे करके करा था। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। असल में क्या होता है ना कि मतलब ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं, इनको मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सब कुछ देखती है, मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन साइंटिफिक नेम्स को देखती हैं। जैसे कि प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ये प्लांट नेम्स देखती हैं, ठीक है। एनिमल्स की बात करूँ तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये एनिमल्स के नाम देखती हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियल नेम्स देखती हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, वो प्लांट्स जिनका कल्टिवेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे तो सारे देखे जाते हैं, मतलब यार वो से वैसे देखे जाते हैं कि जो कल्टिवेट नहीं हो रहे वो भी देखे जाते हैं, बट ये स्पेसिफिकली कल्टिवेटेड प्लांट्स का देखे जाता है। एंड इंटरनेशनल कोड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर कौन देखता है, इंटरनेशनल कोड। यहाँ पे इंटरनेशनल कहा गया, इसका गायब हो गया, मैं मेंशन करता हूँ, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये देखते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, कभी कभी इसकी आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो मैंने मेंशन कर दिया, तो उसके ऊपर नजर डाल लेना, ठीक है। एग्जाम में फुल फॉर्म वगैरह आप लोगों से पूछ ली जाती है। चलो जी, अब टैक्सोनॉमिकल एड, ये हमारा यहाँ से लास्ट टॉपिक होगा। इसके अंदर मैं हार्डली 5 से 10 मिनट लूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। टैक्सोनॉमिकल एड, एड का मतलब होता है हेल्प, फर्स्ट एड, यानी कि फर्स्ट एड मतलब एड का मतलब होता है हेल्प, पहली हेल्प,
टेक्सोनॉमिकल एड्स ये ऐसे डिवाइस होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को किसी स्पीसीज को पहचानने में या उसके बारे में पढ़ने में या समझने में मदद करे। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है कि वहाँ पे एक मतलब एक कह सकते हो हाउस है या कह सकते हो एक म्यूजियम वगैरह होता है, ठीक है। तो इट इज स्टोर हाउस किसका, कलेक्टेड प्लांट्स का, किसका, प्लांट स्पेसिमेंट्स का क्या एक स्टोर हाउस है जहाँ पे प्लांट्स को सुखा करके प्रेस्ड करके प्रिजर्व फॉर्म में रखा जाता है। इमेज लगाई नहीं मैंने इसकी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट्स को स्टोर करके प्रेस करके कंजर्व फॉर्म में रखा जाता है बढ़िया तरीके से। ओके जी। दूसरी बात क्या बोली गई है, दीज शीट्स आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस ऑफ एन एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टेट। इन शीट्स को आप अरेंज भी करते हैं किसके अंदर, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आप अरेंज करते हैं इसको। तो अभी इसकी मैं एक इमेज दिखा देता हूं आप लोगों को, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके चलिए। ओके सो ये रहा यार इमेज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे देखो प्लांट को ड्राई करके और पूरा प्रेस कर दिया अच्छे तरीके से और पेपर पे पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे उसके कुछ फीचर्स वगैरह मेंशन कर देते हैं एक एंड पे और उसका नाम वगैरह मेंशन कर देते हैं। फिर लोग जब मतलब आते हैं अपने स्पेसिमेंस लेकर के तो उनको स्टडी कर सकते हैं, इनसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि उनका जो प्लांट है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब इसको बनाने के कुछ तरीके होते हैं कि सबसे पहले आप कलेक्शन करते हो। अरे 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 हाँ, सो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि भैया कौन कौन सी टेक्निक्स हैं ऑफ मेकिंग द हर्बेरियम। सो कलेक्शन करते हो, ड्राई करते हो उसको, पॉइजनिंग दे रखा है, माउंटिंग दे रखा है, ठीक है, स्टिचिंग, लेबलिंग एंड उसके बाद डिपोजिशन दे रखा है, ठीक है। सो कलेक्शंस को कहाँ पे रखा जाता है, मेटालिक वैस्कुलम में रखा जाता है, पॉलिथीन बैग्स में रखा जाता है, ठीक है। पॉइजनिंग इज डन बाय यूजिंग 0.1% ऑफ HgCl2। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन होगा आप लोगों से, मेरे को बताना कि पॉइजनिंग क्यों करते हैं। ओके फिर यहाँ पे कुछ चीजें बता रखिए। इंटरनेशनल साइज ऑफ हर्बेरियम शीट 41x29 सेंटीमीटर, 41x29 सेंटीमीटर स्क्वायर का हर्बेरियम साइज का शीट होता है, ठीक है। ये एक बार मेरे को बताना, देखता हूँ कमेंट सेक्शन में कितने बच्चे मेरे को रिप्लाई करते हैं। जितने ज़्यादा बच्चों के रिप्लाई आएंगे सबके रिस्पॉन्स मैं दूंगा, तो मेरे को उसको बताना आंसर की क्यों करते हैं पॉइजनिंग ऑफ क्या कहते हैं स्पेसिमन बाय HgCl2, ठीक है। बाकी ये देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सही बताऊं तो बेसिक फंक्शंस है, इसको आप रीड कर सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मतलब कहाँ कहाँ पे हमारे हर्बेरियम है, तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, रॉयल बोटैनिक गार्डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर कभी कभी सवाल आ जाते हैं। रॉयल बोटैनिक गार्डन कीव इंग्लैंड में, ठीक है, मोर देन 6 मिलियन स्पीसीज हैं, तो ये देख लेना। ओके बाकी तो मैंने मेन चीज़ आप लोगों को करवाई दी है। फिर उसके बाद लार्जेस्ट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है कोलकाता के अंदर, जहाँ पे 2 मिलियन के आसपास या 20 लाख आप कह सकते हैं स्पीसीज हैं। तो ये दोनों वर्ड्स मतलब दोनों पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बोटैनिकल गार्डन्स जो होते हैं आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली में रहते हो तो नोएडा में एक बोटैनिकल गार्डन है। बोटैनिकल गार्डन यानी कि जहाँ पे ऐसी चीज़ें रखते हैं प्लांट्स से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड मीन्स ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज एंड रिकॉर्ड्स फॉर लोकल फ्लोरा एंड मोनोग्राफिक वर्क and identification purpose. Plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical and scientific name and its family. So basically botanical gardens वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जैसे कि मुगल गार्डन भी है तो वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह होते हैं, सबका फ्लावर्स का नाम लिखा होता है, कौन सा स्पीसीज है, कौन से जीनस से बिलोंग करता है वो मेंशन होता है। उसी तरीके से बोटैनिकल गार्डन्स होते हैं, ठीक है। क्या है एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप प्लांट को, ठीक है, प्लांट को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, प्लांट को, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लेस पे ला करके सेव कर रहे हो या स्पेसिफिक प्लेस पे ला करके क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हो। तो आउटसाइड इस नेचुरल हैबिटेट, आउटसाइड क्या कहते हैं, या एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हो। एनवायरमेंट के अंदर ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम एक्स सिटू कहते हैं। इन सिटू क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट जहाँ पे ग्रो कर रहा है आपने उसी के आसपास क्या कहते हैं कुछ एरिया कवर कर दिया ताकि उस प्लांट का कोई भी वो ना करे, ठीक है। तो इन सिटू और एक्स सिटू हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जैसे कि आपके जो जू होते हैं, ठीक है, चिड़ियाघर, वहाँ पे हम लोग जानवर्स को ला करके रखते हैं, सेफ रखते हैं, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन है वो। ओके इन सिटू कंजर्वेशन कौन सा होता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क हो गए, सफारीज जहाँ पे आप लोग जाते हैं घूमने,
तो वहाँ पे एक सरकार ने बड़ा सा एरिया उनके आसपास का वो कर दिया है और उसको सफारी या नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। वहाँ पे हंटिंग वगैरह अलाउड नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट बोटानिकल गार्डन्स, ठीक है, यहाँ पे और दे रखे हैं। रॉयल वाला तो हमारा हो गया, इंडियन वाला भी हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे 2-4 और दे रखे हैं, इसको देख सकते हो आप लोग। ये है हमारा लियोइड बोटानिकल गार्डन, ठीक है, दार्जिलिंग में भी है, और एक हमारा नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में भी है। तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी हैं, बट दिस इज नॉट इतना इंपॉर्टेंट। म्यूजियम्स का क्या है ये देख लेते हैं। दीज हैव कलेक्शन ऑफ सेवरल प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। देखो टैक्सोनॉमिकल एड में क्या है कि ना कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को किसी प्लांट और एनिमल स्पीसीज को पढ़ने में हेल्प करती है। म्यूजियम में जाकर के आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हो, स्पेसिमेंट्स होते हैं। दीज डिफर करते हैं फ्रॉम पार्क्स बिकॉज नो लिविंग ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेड इन म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं होता, फॉसिल्स वगैरह होते हैं, स्टैचूज वगैरह होते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ सेकुलेंट प्लांट्स एंड अदर स्पेसिमेंट्स, ठीक है, इन FAA सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो हम लोग जो प्लांट्स होते हैं, पुराने प्लांट्स, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं कुछ सॉल्यूशंस में। मरे हुए एनिमल्स जो होते हैं उसको भी प्रिजर्व करके रखते हैं इन सम सॉल्यूशंस, ओके। अच्छा जी, तो फॉर्मेल्डिहाइड में कर सकते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल में कर सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स में ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन, उसको ड्राई भी प्रिजर्व कर सकते हैं। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है, आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। तो मतलब कलेक्ट करने के बाद उसको किल करके पिन कर देते हैं, ठीक है। दे ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स के स्केलेटन्स भी होते हैं। तो म्यूजियम के अंदर आप लोग गए भी होंगे, मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, द नाइट एट द म्यूजियम, ठीक है, बहुत ही फेमस मूवी थी, बहुत पुरानी है, सेकंड पार्ट वगैरह भी आ चुका है इसका। तो उसके अंदर क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मतलब फॉसिल्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करी होती हैं, है ना। बाकी एक है हमारा की, तो की एक बुक की तरह है, ठीक है, एक कह सकते हो छोटी सी बुक है जहाँ पे अलग अलग फीचर्स लिखे होते हैं और उनके फीचर्स की हेल्प से आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, फ्लावर्स क्रीम कलर के हैं, फ्रूटिंग कैलेक्स एनक्लोजिंग बेरी। फ्लावर वाइट कलर के हैं और वॉयलेट हैं, फ्रूटिंग कैलेक्स और नॉट एनक्लोजिंग बेरी। या कोलेरा को, इसको तो नहीं समझ पाओगे आप, इसको मैं दिखाता हूँ। या ऊपर चलो इसको एक एग्जाम्पल ले लो, फ्लावर क्रीम कलर्ड, फ्लावर वाइट कलर। अब आप लोगों को कोई फ्लावर मिला, आपको पता लगाना है कि किसका है, तो आप इस की को खोलोगे, देखोगे कि किस तरीके से मतलब मैच कर रहा है। फ्लावर अगर क्रीम कलर के हैं तो ठीक है, फ्लावर अगर क्या कहते हैं वाइट कलर के हैं तो आपको इस मतलब यहाँ पे आगे मेंशन होता है कि ये वाला पॉइंट देखना है। आप सेकंड पॉइंट देखोगे, सेकंड पॉइंट पे अगर आपका फ्लावर जो है, जैसे उसके पास यहाँ पे कोरोला लिखा हुआ है, कोरोला यानी कि कैलेक्स होता है, कोरोला होता है यानी कि पेटल्स, पेटल अगर रोटेट हैं, गोल गोल हैं, तो आपका सोलेनम हो जाएगा, नहीं है, ठीक है। या अगर फनल शेप आप लोगों को दिख रहा है तो आपको थर्ड पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो आप अब क्या करते हो, पॉइंट वाइज पॉइंट कंपेयर करते रहते हो, चीजें देखते रहते हो। पहले पॉइंट में क्या कहते हैं, क्या दे रखा है, अच्छा अगर ये मैच कर रहा है इसके साथ तो फाइसिलिया हो जाता, ठीक है। इसके साथ मैच कर रहा है तो आपको सेकंड पॉइंट देखना पड़ेगा, इसके साथ मैच करे तो सोलानम हो जाता, और अगर इसके साथ मैच करे तो थर्ड पॉइंट देखना पड़ता, इसके साथ मैच करा तो निकोटियाना हो जाता, और नीचे वाले के साथ मैच करता तो दूसरा पॉइंट देखने को मिलता, या अगर नीचे वाले के साथ मैच करे तो यहाँ पे देखो धतूरा हो जाता, ठीक है। तो की इस तरीके से काम करती है। एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह, फीचर्स वगैरह मेंशन्ड है, ओके, या सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज मेंशन्ड है, जिसके बेसिस पे आप प्लांट को या फ्लावर को मतलब स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, ओके जी। बाकी लास्ट हमारा फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स हैं। तो बहुत सारे, आई गेस लास्ट ही है ना, हाँ, तो बहुत सारे क्या कहते हैं बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं, फ्लोरास लिखी हुई हैं, जो कंटेन करती हैं एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो स्पेसिफिक जगहों के लिए फ्लोरास लिखी हुई है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, आपको म्यूजियम वगैरह पे, बोटानिकल गार्डन्स में मिल जाएंगी, ओके। मैनुअल्स होती हैं जहाँ पे लिस्टिंग होती है, डिस्क्रिप्शन होती है किसका, प्लांट्स का पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। मोनोग्राफ्स होते हैं जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है ऑन किसी भी टैक्सॉन के ऊपर, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक हो सकता है, अच्छा जी। कैटलॉग्स होते हैं जिसके अंदर अल्फाबेटिकल और अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होता है किसका, स्पीसीज का, डिस्क्राइबिंग देयर फीचर। तो जो लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, दैट हर्बेरियम वाला पार्ट, एंड उसके बाद की हो गया, फ्लोरा मैनुअल्स वगैरह, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस जस्ट गिव इट अ थॉरो मतलब रीडिंग आप लोगों को हेल्प करेगा। एंड मतलब पढ़ लेना, मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली इग्नोर कर दो, इसकी एक थॉरो रीडिंग कर लेना कि इसमें क्या क्या होता है, इन सबकी डेफिनेशंस, ठीक है, कि मैनुअल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, एंड मोनोग्राफ्स में क्या होता है, कैटलॉग्स में क्या होता है, जस्ट गिव अ रीडिंग। और एक बार एनसीईआरटी में भी देख लेना, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में दे भी नहीं रखा है, ठीक है। हर्बेरियम का प्रोसीजर देख लेना, म्यूजियम के बारे में भी तो कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, आगे सबको पता ही होगा।
बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी हमारी, वो यहाँ तक थी, नॉमेनक्लेचर तक थी। इसके बाद से कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ समझ ली है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो हम लोगों ने हायरार्की लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है, क्योंकि ये आप लोगों को फर्दर चैप्टर्स में क्लासिफिकेशन स्टडी करने में हेल्प करेगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर फिनिश होता है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एंड नेक्स्ट चैप्टर भी मैं जल्दी बनाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना है। और अगर लेक्चर में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, ठीक है। और आप लोगों को कुछ और चाहिए हो, कुछ डिमांड हो, तो भी आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करना, बाकी लाइक तो तुम कर ही दोगे, ठीक है। सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।